इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। चलिए, तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं तारों के निर्माण की। और आप लोगों को अगर पिछली क्लास पता है तो निश्चित रूप से आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही मजेदार होगी। तो ध्यान में रखिएगा, पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये आपने समझा था, देखा था कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना। फिर उसमें आपने ये भी समझा था कि ध्यान में रखिए, ब्रह्मांड के साथ साथ जैसे हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एक छोटा सा बिंदु है, आप इसको देखें, ये एक छोटा सा बिंदु है। पिछली क्लास में हमने इसी की बात कर रखी थी। एक छोटा सा बिंदु था, बहुत छोटा सा था, इसका तापमान बहुत ज्यादा था। ये सब सारी चीजें पढ़ा रखे हैं। अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप जाइए और क्या करिए, हमारी पिछले की वीडियोस पढ़िए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो ये छोटा सा बिंदु था, अचानक से इसमें विस्फोट हुआ, और ये विस्फोट हुआ तो ये टूट करके ऐसे से फैल गया, ऐसे से टूट करके फूट करके ऐसे से फैल गया। आप देख रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये जो फूट रहा है, ये छोटा सा गोला था, ये फूट गया, बहुत तेज से अचानक से फूटा और ये ऐसे इस तरीके से बना लिया। तो इसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। भाई यही है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जैसे अगर अभी हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया भी है कि किसी बड़े से एक मतलब मिट्टी के टुकड़े को ले लीजिए और उसको आप फोड़िए। आप फोड़ेंगे तो देखेंगे कुछ बड़े ढेले निकलेंगे, कुछ बड़े पत्थर वो कण निकलेंगे, तो कुछ छोटे हो जाएंगे और कुछ बहुत महीन हो जाएंगे, भुरभुरी हो जाएगी एकदम महीन। तो ऐसे यहां पर भी हुआ, कुछ छोटे छोटे निकल गए, ऐसे आप देख पा रहे हैं कि ये सब छोटे छोटे निकल गए, और कुछ इसमें क्या हो गए, बड़े बड़े भी निकल गए। तो कुछ बड़े बड़े ऐसे पत्थर कंकड़ जो थे ऐसे बड़े बड़े निकलना शुरू हो गए। तो इसी में छोटे छोटे, चलो मैं छोटे भी बना ले रहा हूं इसी में, और कुछ बड़े बड़े भी बना दे रहा हूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। तो देखो, ऐसे इस तरीके से बनना शुरू हो गया। आज हम लोग तारों को देखेंगे कि तारे कैसे बन रहे हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जब ये स्थिति इस तरीके की हो गई तो इसमें क्या हो गया कि जो कुछ बड़े कण थे और कुछ छोटे कण थे, तो बड़े कणों ने क्या कर रखा, छोटे कणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। भाई जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक, मान लो कि ये बड़ा चुंबक है, इधर देख लो, आप देखो, हम यहां पर कर लेते हैं इस बात की, ये एक बड़ा चुंबक है तो वैसे रिबोट, लेकिन आपको क्या करना है भाई, मान लेना है कि ये एक बड़ा चुंबक है और ये क्या है, छोटा चुंबक है। अगर हम दोनों को क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे, तो ये बड़ा वाला चुंबक क्या करेगा, छोटे वाले चुंबक को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक यही हाल यहां पर भी था कि जितना भी ये टूट करके सब ऐसे फैला, ऐसे टूट करके फैलने के बाद जो बड़े बड़े कण थे वो छोटे छोटे कणों को क्या कर लिए, अपनी ओर खींच लिए। और खींच लिए जब छोटे छोटे कणों को, तो देखो ये बड़ा कण था, ये जो बड़ा कण था यहां पर, ये जो बड़े बड़े कण हैं, इन लोगों ने क्या कर रखा है, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। तो देखो हम यहां पर बना दे रहे हैं, चलो ये छोटे छोटे कणों को ये लोग अपनी ओर खींच लेंगे। ये अपनी ओर खींच रहा है, देखो ये अपनी ओर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ठीक है, ये अपनी ओर इसको खींच ले रहा है। और यहां पर भी ये देखो अपनी ओर खींच लेगा, ये इसको खींच लेगा, इसको खींच रहा है, ऐसे सब लोग खींच रहे हैं। और इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से। अच्छा, यहां पर जो सफेद वाला है ना, जो सफेद वाला है उसको ध्यान से सुनना मेरी बात को आप लोग। ये जो सफेद वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो सफेद वाला है, ये जो सफेद सफेद सब बना है, ये सब सफेद सफेद जो बना है, इसे आप क्या समझ लेना, इसे समझ लेना धूल, है ना, धूल और गैस। तो ये सफेद वाले को मैं कर ले रहा हूं, ये सफेद वाला जो है इसको हम बोल रहे हैं धूल, धूल के कण, है ना, धूल के कण प्लस ये क्या है भाई, गैस है, धूल के कण प्लस गैस है। तो धूल के कण और जो गैस है, इन्हीं से क्या बनता है, निहारिका बनती है। तो पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आप वहां पर जाकर के वीडियोस को आप पढ़ सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, निहारिका, ठीक है। तो ये क्या है, निहारिका है, ध्यान में रखिएगा, नेबुला है, यही निहारिका। तो आपसे कोई अगर पूछे कि व्हाट इज निहारिका, व्हाट इज नेबुला, तो आपका आंसर होना चाहिए कि धूल के कण, ये जो ब्रह्मांड इस तरीके से बना था, तो इसमें भाई जब किसी भी चीज को फोड़ेंगे, जैसे हमने कहा मिट्टी के टुकड़े को आप लेकर के फोड़िए तेज से, तो कुछ बहुत महीन महीन गर्दा की तरह उड़ेगा, धूल की तरह उड़ता है। तो धूल के कण ये भी थे, और गैस था। गैस कौन कौन से होंगे, गैस बहुत सारे होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन होगा और हीलियम होगा। तो सबसे ज्यादा अगर एक गैस की बात का नाम लिया जाए तो कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो गैस कौन कौन से रूप, मुख्य रूप से हैं, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऐसे आदि और भी गैसें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है, एक अगर नाम लेंगे तो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये निहारिका है। अच्छा, निहारिका बनती कैसे, निहारिका का तापमान बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप लोग ना गन्ने की पेराई देखे होंगे, जब किसान क्या करता है, गन्ने की पेराई करता है, तो गन्ना को जो पेरता है, पेर करके उसको क्या करता है, जब धुनका पे चढ़ा देता है, जब उसको पकाता है उसके रस को, तो देखते होंगे कि वो धीरे 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 पकते 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 एकदम छोटा हो जाता है, और छोटा की तरह फिर उसके बाद खाड़ की तरह हो जाता है। तो ऐसे ही निहारिका भी था। निहारिका आग का गोल, मतलब आप ये समझ लो कि निहारिका का तापमान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो अब यहां पर समझते हैं, ये धूल के कण जो है, धूल के कण और गैस जो है,
गैस जो है ये सब क्या है, ये सब है, आप समझ लेना इस बात को कि ये सब क्या है भाई, निहारिका। अब देखो निहारिका, अब ये जो चीजें थी ध्यान से सुनना भाई, धूल के कण तो यहां भी है, ध्यान से सुनो, धूल के कण यहां भी है। तो अगर मैं एक क्या करूं, बड़ा सा यहां पर मैं बना दूं, चलो इसको मैं पेन को यही चेंज कर लेता हूं क्योंकि यही लिखा हो तो यही बना देता हूं। चलो देख लेते हैं, यहां पर ये बड़ा का कण था, इसने क्या कर रखा, इसने इसको अपनी ओर खींचा, इसने अपनी ओर खींचा, इसको खींच लिया, इसको खींच लिया, खींच लिया कि नहीं खींच लिया, ऐसे सबको खींच लिया। तो ये जो है इस तरीके से अगर खींच लिया तो ये बड़े बड़े पिंड भी बन रहे हैं, तो बड़े बड़े पिंड बन रहे हैं तो ये क्या बन रहा है भाई, यहां पर ये बन रहा है आकाश गंगा। क्या बन रहा है भाई, आकाश गंगा। देखो इसी में निहारिका भी तो है, धूल के कण और गैस है कहां, निहारिका में है, सॉरी धूल और गैस के कण को हम क्या कहते हैं, निहारिका, और निहारिका है कहां, यही सब। ये देखो यहां पर भी तो धूल के कण है, ये सब सफेद सफेद धूल के कण तो चारों तरफ है, तो इसी के अंदर क्या बन रहा है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर बड़े बड़े कण है, यहां पर ये बड़ा कण है नीला वाला, और ये उससे बड़ा है, तो बड़े वाले ने क्या कर लिया, सबके छोटे वाले को खींच लिया अपनी ओर, और खींच लिया तो ये पूरा का पूरा संरचना क्या बन गया भाई, इस पूरे संरचने को, जिसमें अन्य चीजें भी होंगी, तारे भी होंगे, ग्रह भी होंगे, उसको हम पूरे को क्या कहेंगे, आकाश गंगा। ये क्या बन गया, आकाश गंगा। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, आज का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये बन गया आकाश गंगा। अब समझो इस बात को, आप ध्यान से सुनना। तो ये जो धूल के कण थे और गैस थे, इसमें जो गैस थे, हाइड्रोजन जो गैस थे, वो हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे गुंथित होने लगे। ध्यान से एकदम मेरी बात को सुनना, हाइड्रोजन गैस क्या होने लगे, गुंथित होने लगे। गुंथित होने का मतलब क्या था, गुंथित होने का मतलब कि वो पास में ऐसे ऐसे आकर के ना, ऐसे ऐसे थोड़ा सा गुंथित होने का मतलब ऐसे, देखिए हाइड्रोजन गैस मैं यहां पर इधर बना दे रहा हूं, आप ऐसे समझ पाएंगे। चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, है ना, मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन गैस। अब भाई मैंने कहा कि हाइड्रोजन गैस गुंथित होने लगे, तो गुंथित होने का मतलब क्या था कि एक देखो हाइड्रोजन गैस इधर 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 ऐसे ऐसे ये गुंथित होने लगे, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे गुंथित होने लगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस जो थे, इसमें जो गैस है वो गुंथित होने लगा, मतलब ये जो धूल के कण और गैस थे ये गुंथित होने लगे, है ना। तो चलो हम इसको यहां पर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसको मैं क्या करता हूं, छोटा करके मैं यहां लेकर के आता हूं ताकि आपको समझा सकूं और अच्छे से। चलो इसको मैंने क्या कर दिया, और छोटा कर दिया। अब देखो मैं इसको क्या करता हूं, यहां खींच करके ला दिया। ये हाइड्रोजन गैस जो थे ये ना धीरे 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 क्या हो गए, गुंथित होने लगे, गुंथित होने लगे, गुंथित होने लगे। और जैसे ही गुंथित हुए ना, ध्यान में रखना, गुंथित होने लगे तो इसके बीच में क्रोड बन गया। ध्यान में रखेंगे, बहुत जरूरी बात है। तो ये हाइड्रोजन गैस यहां पर गुंथित हुए थे, अभी इसी के बीचों में क्रोड बन गया, है ना। ये रेड वाला मैंने बना दिया क्या, क्रोड बना दिया। ध्यान से सुनना, ये बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि भाई गैस ही तो था, हाइड्रोजन गैस था, हीलियम गैस था, तो जितने भी गैसें थे सभी गैस क्या हो गई, गुंथित हो गई। और इसमें ये जो है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो रेड वाला मैंने बीच में बनाया है, इसको चलो हम कलर को चेंज करके हम यहां पर खींच लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए, दिखाई दे। तो यहां पर देखो मैंने खींच लिया, ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा। तो ये रेड वाला जो है इसको हम बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड। तो बीच में क्या बन गया, क्रोड बन गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब हाइड्रोजन गैस या जितनी भी गैसें थी, हीलियम गैस थी, तो वो गैस जब आपस में गुंथित होने लगे तो उनके बीच में क्रोड बन गया। ठीक है, आगे चल करके क्या हो गया, यही क्रोड जो था, आगे चल करके यही क्रोड जो था, ये धीरे 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 क्या करना शुरू कर गया, यही क्रोड जो था इसके चारों ओर, पहले तो ये जो गैस के कण थे वो क्या बन गए भाई, थोड़े से तस्तरी नुमा संरचना बनाने लगे, क्योंकि बीच में क्रोड बन गया। अब बीच में क्रोड बन गया तो फिर इसके किनारे किनारे क्या हो गया, तस्तरी जैसी संरचना बनने लगी, है ना, प्लेट जैसी संरचना, तस्तरी जैसी संरचना बनने लगी। तो आप थोड़ा सा, मैं इस पेन को यूज कर लेता हूं, तो यहां पर क्या हो गया, प्लेट जैसी संरचना, है ना, इस तरीके से संरचना बनने लगी, ऐसे प्लेट जैसी संरचना, ऐसे तस्तरी जैसी संरचना बनने लगी। ठीक है, जब ये तस्तरी जैसी संरचना बनने लगी तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे तस्तरी जैसी संरचना बनी। फिर इसके बाद हुआ क्या, मैं थोड़ा सा चित्र को और बड़ा कर देता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझा सके इस बात को, तो है ना। चलिए यहां से कर लेते हैं इसको, और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो अब दिखेगा आपको। तो ये तस्तरी जैसी संरचना यहां पर जब बनने लगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये तस्तरी जैसी संरचना बनने लगी। और तस्तरी जैसी संरचना, ये तो मैंने बताया कि अभी कि ये तस्तरी जैसी संरचना बन रही थी, ऐसे बनने लगी, ऐसे तस्तरी जैसी संरचना बनने लगी भाई, प्लेट जैसी संरचना बनने लगी। अब प्लेट जैसी संरचना बनी, और फिर प्लेट जैसी संरचना बनने के बाद, ध्यान में रखिएगा, प्लेट जैसी संरचना बनने के बाद इस क्रोड के चारों ओर, ये जो लाल वाला है इसी को हमने क्रोड लिखा है, ध्यान में रखिएगा, ये लाल वाला जो है, इसी क्रोड के चारों ओर क्या हो गया, इसी क्रोड के चारों ओर आवरण बनने लगा। ध्यान से सुनिएगा, इसी क्रोड के चारों ओर क्या बनने लगा, आवरण बनने लगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा,
तो इसी क्रोड के चारों ओर आवरण बनने लगा। तो इसके चारों ओर क्या है, जो क्रोड है, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं। तो मेरा मन कर रहा है कि चलो मैं यहां से एक ये कलर ले लेता हूं ताकि हम इसको आपको दिखा पाए। देखो ये रेड वाले के चारों ओर क्या बनने लगा भाई, आवरण बनने लगा। चलो इसका कलर थोड़ा सा अलग है, दूसरा गुलाबी है। देखो ऐसे आवरण बनने लगा, बना कि नहीं बना? ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना, बहुत जरूरी बात है कि इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत होगी, तो आप नहीं समझ पाएंगे बहुत अच्छे से चीजों को। तो आप यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्या हो गया, ये इसके चारों ओर आवरण बनने लगा। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बैक में चलते हैं और पढ़ा वहां पर हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम यहां पर आते हैं ताकि हम आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझा सके और आपको ये चीजें जल्दी समझ में आए, है ना। तो देखिए, तारों के निर्माण की हम बात करते हैं और ये पूरी कहानी सुनते हैं। भाई देखो, बिग बैंग सिद्धांत, वही बिग बैंग सिद्धांत क्या था, इसका मतलब है कि जो छोटी सी जो एक छोटा सा बिंदु था, वही जब फूटा था और जो ब्रह्मांड का निर्माण था, हो रहा था, उसी को हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। जो विस्फोट हुआ था उसी को बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग इसमें क्या था, एक परमाणु में अचानक विस्फोट हुआ और सब कुछ हम लोग समझ गए। फिर आगे है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। क्यों वितरण नहीं समान था? क्योंकि बहुत कुछ छोटे छोटे कण थे और कुछ बड़े बड़े कण हो गए थे, जो अभी हमने दिखाया चित्र में। तो समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यानी कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, तो जो बड़े वाले थे वो छोटे वाले को अपनी ओर खींच लिए। यही बात लिखा गया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे है एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। भाई जब एकत्र होने लगे तो उससे क्या बनने लगा, आकाश गंगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। ठीक है, आकाश गंगा बनने लगे। आगे है यही आकाश गंगा का आधार बना। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर जो हमने आपको समझाया है, यहां पर जो चीजें हैं वो आप देखिएगा। ये जो एक आकाश गंगा है, ये पूरा का पूरा पीला वाला आप यहां पर चित्र देख सकते हैं। मैंने इसी को आकाश, है ना, आकाश गंगा नाम इधर दिया है। गंगा इधर छोटा सा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख देता हूं आकाश गंगा ताकि आप देखो। और चित्र में तो मैंने पहले ही लिखा था, ये आकाश गंगा है। अब यहां पर देखो एक तारा बन रहा है। ये क्या बन रहा है, तारा बन रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जो है, वो हाइड्रोजन गैस जब गुंथित होने लगे तो यही से बन रहा है तारा। ठीक है, ये क्रोड जो बीच में बना, यही क्या बना है, तारा बन रहा है भाई, तारा बन रहा है। ध्यान में रखो, यही तारा बन रहा है, तारा बना, है ना। चलो यहां लिख दिया पूरा। तो ये क्या बन रहा है भाई, तारा बन रहा है। तो ध्यान से सुनते रहना, ये तारा बना। तो आप देख पा रहे हैं कि तारे का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस या अन्य जो गैसें हैं वो धीरे धीरे गुंथित हो रहे हैं, और गुंथित होने के कारण उनके बीच में क्या बन गया, क्रोड बन गया। और क्रोड से ही फिर अब क्या बन रहा है, ये पूरी संरचना जो है भाई क्या है, तारा है। लेकिन अभी एक चीज आपको अभी नहीं पता होगा कि इसके चारों ओर जो ये छोटे छोटे कण बन रहे हैं, ऐसे 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 जो मैंने बनाया है, ये है क्या, है ना। समझाते हैं आपको है क्या। आप यहां पर देखिए, यहां पर आप देख पाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं उस शब्द को बताऊंगा तब फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, तो एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब सारी चीजें हैं। और इनकी दूरी कितनी होती है, एक आकाश गंगा की दूरी कितनी होती है, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। पहले की वीडियोस में आप जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, 2 वीडियो मैंने शूट कर रखा है, ये तीसरी क्लास है हमारी। आगे देखते हैं, हम लोग यहां पर देखते हैं। तो यहां पर क्या है, आगे है वापिस आती है। एक अकेले आकाश गंगा का व्यास इतने इतने से है, ये सब पहले पढ़ा रखे हैं। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है। अब यही बात तो हमने समझाया, आपको ध्यान में रखिएगा, यही बात तो हमने समझाया कि एक आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है। एक आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस का संचयन होता है। संचयन का मतलब है कि पहले दूर दूर थे, लेकिन हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे पास आने लगे, गुंथित होने लगे, एक में जुड़ने लगे। तो फिर क्या हो गया, देख सकते हैं फिर क्या हो रहा है। आप यहां पर महसूस कर सकते हैं इस चीज को कि जैसे देखो, अभी हमने आपको बताया था कि ऐसे ब्रह्मांड बना था, ऐसे सभी चारों तरफ ऐसे ब्रह्मांड बन गया था, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ब्रह्मांड बन गया था। लेकिन इसी में क्या था कि हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे आपस में गुंथित होने लगे। और फिर यहां पर बड़े बड़े कण थे, तो बड़े बड़े कण छोटे कणों को अपनी ओर खींचने लगे। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, आकाश गंगा कहलाता है। तो यही लाइन तो यहां पर लिखा गया है ना कि एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। संचयन का मतलब आपस में आना जुड़ना।
ध्यान में रखिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, निहारिका। तो अभी हमने यही बात कहा कि जो धूल के कण होते हैं, जो गैस होते हैं, उसी को तो हम निहारिका कहते हैं। बात समझ में आई? तो ध्यान में रखिएगा, निहारिका कहते हैं। आगे देख लेते हैं यहां पर क्या ये कह रहा है ना, ये ध्यान में रखेंगे। ये सब चीजें मैंने कल पढ़ा रखी थी, लेकिन वहां पर वीडियोस में आवाज वॉइस जो थी वो काफी गड़बड़ हो चुकी थी, इसलिए हमने उसको नहीं बताया। बट आज की क्लास में तो हम आप लोगों को निश्चित रूप से बताएंगे। और आप लोगों में से जो लोग भी इस वीडियोस को कभी भी देखिएगा, भविष्य में देखिएगा, तो आप जरूर पूछ सकते हैं आप हमसे, और इसके बारे में हमसे जो कुछ भी आपको मन में आए आप वो पूछ सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग। और चूंकि हम लोग इस पर हम लाइव क्लास नहीं देते थे, तो इसलिए बहुत सारे लोग नाराज हैं इस बात से। लेकिन अब हमारी डेली लाइव क्लास चलेगी, और डेली हम 8:30 बजे तक आ जाएंगे आपको लाइव पढ़ाने के लिए। तो ध्यान में रखेंगे। आगे है संचलन से शुरू होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका गैस झुंड के, देखिए यही कह रहा है, निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए, और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसी पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। तो जो निहारिका थी, उस निहारिका में जो गैस था, क्योंकि गैस ही तो है, गैस और धूल के कण को ही तो हम निहारिका कहते हैं। और उसमें जब गैस पास पास आने लगे, तो गैस जब झुंड में बनने लगे, गैस गुंथित होने लगे, तो उससे तारों का निर्माण हो गया, जो कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने चित्र में समझाया था। आपको यहां पर मैंने दूसरे पेज पर समझाया था कि तारों का निर्माण कैसे होता है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर जो था, यहां पर गैस जो थे वो पास पास आने लगे थे, इसीलिए यहां पर तारों का निर्माण हुआ। तो आप कह सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि तारों का निर्माण कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि दरअसल निहारिका में जो गैस थे, गैस जब आपस में बहुत पास पास आने लगे, गुंथित होने लगे, तो उससे क्या हो गया, उससे तारों का निर्माण हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं, और इसके बारे में मैंने जो भी कहानी बताई वो पहले हमने बता रखा है, आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारी क्लास आज की हम ये क्लास खत्म करके रहेंगे, ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। इसके बाद हमें कल को पढ़ने के लिए इसके बारे में नहीं रहेगा, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो भाई, ये चीजें तो हमने पढ़ा रखा है, इन चीजों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और ग्रहों का निर्माण की बात करते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे होगा। भाई ग्रहों के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो ग्रहों के निर्माण की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं का मतलब है, जैसे कोई बच्चा मां के पेट में आता है, आप लोग जानते हैं जब कोई बच्चा मां के पेट में आता है तो उसकी कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे या फिर जन्म लेने के बाद अगर कोई बच्चा जब इस धरती पर आता है, इस दुनिया में आता है, तब भी उसकी कई अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है शिशु अवस्था होती है, फिर एक बाल्यावस्था होती है, और फिर एक आप कह सकते हैं कि जवानी का अवस्था होती है, जिसको आप है ना मतलब और अन्य भाषाओं में कह सकते हैं। फिर एक या आप युवा अवस्था कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, युवा अवस्था कह सकते हैं। या फिर आप उसके बाद फिर उसकी एक प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था आती है, उसके बाद वो व्यक्ति फिर मर जाता है। तो ठीक इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रह जब बन रहे थे तो ग्रहों की भी कई अवस्थाएं होती हैं। ग्रह कैसे कैसे, ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा ग्रह पहले ही बन गया होगा, एक ही साथ बन गया होगा। भाई कोई तो बात रही होगी ना, हो सकता है थोड़े थोड़े चीजें मिलकर के आई हो, ग्रह बनी हो। तो आज हम आप लोगों को समझाने वाले हैं ग्रहाणु क्या है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार ये क्लास रहने वाली है, तो आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ग्रहाणु की हम बात करेंगे अभी। तो यहां पर देखते हैं, देखो भाई, जब ये गुंथित झुंड जो थे उसके चारों ओर हमने आपको बता दिया था क्या बनने लगे थे, क्या बनने लगे थे भाई, बीच में जब गैस का गुंथित झुंड, यहां पर हम यही बनाएंगे ताकि आप लोगों को यहीं पर फिर से समझा सकें। गैस जो था, यहां पर ग्रहों के निर्माण की बात की, हम बात करेंगे कि भाई ग्रहों के निर्माण की अवस्थाओं में कितना होता है। हमने वही पिछली क्लास में बताया कि जब गैस ऐसे पास पास आ गए, सॉरी पिछली क्लास में नहीं, अभी थोड़े से 10 मिनट 5 मिनट पहले मैंने बताया, गैस जब गुंथित जैसे ऐसे ऐसे पास पास आ गए तो इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में क्रोड बन गया। अभी यही थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि इनके बीच में यहां पर क्या बन गया था, रेड वाला हमने ऐसे बना दिया था कि ये क्या बन गया, क्रोड बन गया भाई। और इसी क्रोड के ऊपर क्या हो गया, इसी क्रोड के यहां पर फिर यहां पर तस्तरीनुमा संरचना भी बन गई थी। आप ध्यान में रखेंगे, क्रोड बन गया और इसके बाद फिर यहां पर तस्तरीनुमा संरचना बनने लगी थी, ऐसे 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 तस्तरीनुमा संरचना बनने लगी थी। आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे इस तरीके से तस्तरीनुमा संरचना बनने लगी थी, ऐसे थोड़ा सा तस्तरीनुमा संरचना बनने लगी थी। लेकिन इसी फिर इसके बाद फिर से इसके चारों ओर हमने आपको बताया था, क्रोड के चारों ओर, ये लाल वाला जो है ये क्रोड है, और इसके चारों ओर फिर एक आवरण बनने लगा था। तो वही चीज यहां पर लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। तारे क्या है भाई, निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। तो हमने निहारिका तो यही तो बताया था, जो गैस है और धूल के कण है, तो निहारिका पूरी संरचना को कहते हैं। अब उसमें एक जगह क्या बनता है, तारे बनते हैं। अगर फिर देखना हो तो अब उधर जाएंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा, तो नहीं दिखाएंगे उधर,
ठीक है, यहीं पर देख सकते हैं आप, वीडियोस को पीछे करके देख सकते हैं जब भी देखने का मन करेगा। तो कह रहा है तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है, इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसी बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्रोड का निर्माण हो गया लाल वाला। अब फिर क्या है, इस गैसी क्रोड के चारों तरफ क्या हो गया, गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। तो तस्तरी मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर देखो अगली अवस्था में गैसी बादल का संघनन आरंभ हुआ। गैसी बादल का मतलब है कि जो बात ना यहाँ पर जो गैस थे, गैस जो थे पहले बहुत दूर दूर थे, लेकिन उनका संघनन हुआ। संघनन का मतलब होता है थोड़ा पास पास आना, जुड़ना। तो संघनन हुआ, तो जब संघनन आरंभ हुआ तो क्रोड को ढकने वाले पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। तो यहां पर क्या था, ये क्रोड था। जब यहां पर बादल जो गैस थे, गैस का संघनन हुआ, जो गैस अभी बहुत दूर दूर थे, इधर देखिएगा ये गैस है, गैस के कण हैं, हम गैस के कण बना दे रहे हैं। चलो ये गैस के कण हैं, आप इधर उधर देख सकते हो, तो बहुत दूर दूर गैस के कण हैं। यहां पर आप देख सकते हो मैंने इनको बिंदी बिंदी के तरीके से बना दिया है। तो ये क्या है, गैस के कण है। क्या है भाई, ये गैस के कण है, ये सब क्या है, गैस है। तो ये गैस के कण, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये गैस के कण है। तो ये गैस के कण क्या कर रहे हैं, ये गैस के कण ध्यान में रखिएगा, ये गैस के कण यहां पर आप जो देख पा रहे हैं, ये गैस के कण, ये इनका संघनन हुआ। संघनन का मतलब है कि इनका तापमान थोड़ा सा कम होगा, और जब जैसे ही तापमान थोड़ा सा कम होगा तो ये धीरे 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 क्या करेंगे, पास में आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो जब संघनन का मतलब यही होता है, तो धीरे धीरे ये क्या करने लगे, पास आने लगे। जो इतने दूर थे ये धीरे धीरे खिसक करके पास आने लगे, पास आने लगे, मतलब इनका संघनन होने लगा। और संघनन का मतलब है जब संघनन होने लगा धीरे धीरे धीरे, अब जैसे देखो एक गैस का कण यहाँ है, एक गैस का कण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इतने दूर दूर है। तो जब ये पास पास आने लगेंगे, तो पास पास आने लगे तो ये आपस में जुड़ने लगे, और ऐसे ऐसे जुड़ने लगे, ऐसे ऐसे जुड़ने लगे, पास पास आने लगे, और ऐसे ऐसे पास पास आने लगे। भाई चारों तरफ गैस के कण हैं, तो चारों तरफ ये जुड़ने लगेंगे और ऐसे पास पास आ जाएंगे, तो और घना ऐसे इस तरीके से बनाना शुरू कर देंगे। देखो आप यही जो पिंड बना रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे इस तरीके से बन रहा है, ये घना बन रहे हैं, क्योंकि एक गैस का कण इधर था, एक गैस का कण इधर था, तो दोनों जुड़ गए तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना। तो सीधी सी बात है, पहले देखो मैंने केवल बिंदी बिंदी बनाया था, ऐसे 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 बनाया था, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे गोला गोला बना रहा हूं। क्यों, क्योंकि गैस के कण आपस में जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाले जो गैस के कण थे आपस में जुड़ करके ऐसे वाले बन गए हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? इधर जो गैस के कण थे ये आपस में जुड़ जुड़ करके क्या कर रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। तो यही है, इस क्रोड के चारों ओर क्या हो रहा है, इस क्रोड के चारों ओर आप देख रहे हैं कि ऐसे इस तरीके से गैसों का संघनन हो रहा है, और गैसों का संघनन हो रहा है तो इस तरीके से एक आवरण बन जा रहा है। आवरण का मतलब एक परत बन गई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और इसी को ये जो बन रहा है गोल 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 सा ना, इसको हम बोलते क्या है, ग्रहाणु, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रहाणु। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में करना, नोट करना, ये बात ध्यान में रखना। ये क्या है, ग्रहाणु। ठीक है, ग्रहाणु, ये बात आप ध्यान में रखना। तो क्या है भाई, ग्रहाणु है। तो ग्रहाणु की जो है, ग्रहाणु बहुत सारे ग्रहाणु बने, और यही ग्रहाणु आगे चलकर ये कहां हो रहा है, सब ये सब सारी क्रिया कहां हो रही है, निहारिका के अंदर। ध्यान में रखेंगे, ये सारी क्रिया कहां हो रही है, निहारिका के अंदर। तो ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। इन सब सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना है आपको, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी क्रिया कहां हो रही है, कहां पर ये बन रहा है, तो निहारिका के अंदर। तो ये थोड़ा पास पास आने लगे, और आपस में जब पास पास आए तो थोड़े से बड़े कण बन गए, और जब बड़े बन गए तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं। तो वही चीज यहां पर। अच्छा, यहां पर एक शब्द और है, एक बात और ध्यान में रखना। जैसे ये ग्रहाणु बने, गैस का एक कण यहां था, गैस का एक कण यहां था, वही गैस था, सेम सेम गैस ही सारी चीजें हैं, तो वो आपस में जुड़ रही हैं। तो वो किस बल के द्वारा जुड़ेंगे, ससंजन बल। कौन सा बल भाई, ससंजन बल। तो देखो एक मैं यहां पर आपको बल पहले समझा देता हूं। एक बल होता है ससंजन बल, ससंजन है ना, ससंजन। और एक होता है आसंजन, आसंजन है ना। एक ससंजन और एक होता है आसंजन। ये ससंजन और ये आसंजन। तो देखो ससंजन बल क्या होता है और आसंजन बल क्या होता है। ससंजन बल वो बल होता है, ससंजन बल वो बल होता है जहां पर एक ही समान दो पदार्थ आपस में जुड़े। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इधर देखिएगा, देखिए ये बाटल है और इसमें पानी है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। पानी है, आपने देख लिया। अब एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, आप उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर इस बाटल में से मैं पानी को पूरा गिरा दूं, तब भी आप देखेंगे कि इस बाटल के किनारे किनारे पर पानी लगा रहेगा, और अभी भी यहां पानी लगा हुआ है ना। मैं ऐसे करके इधर कर लूंगा, आप देख सकते हैं यहां पर सब पानी के बूंद लगे हुए हैं। ठीक है,
मैं आपको नजदीक कर रहा हूं, आप देख लीजिए। और वैसे तो आप लोग जानते हैं, तो इसको हमें नजदीक करने की जरूरत नहीं है। आप देखे होंगे कि किसी बर्तन में, अगर किसी बर्तन को हम धोते हैं या किसी बर्तन में हम पानी पी लेते हैं और उसमें बर्तन में से पानी को सब गिरा देते हैं, तो फिर भी आप देखेंगे तो उसके किनारे किनारे पर, बर्तन के किनारे पर पानी लगा रहता है। तो पानी और बर्तन दोनों आपस में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। तो देखो पानी एक दूसरा है और बर्तन जो है वो दूसरा है। तो जब दो अलग अलग चीजें आपस में चिपकी रहती हैं तो वह किस बल के कारण चिपकती है, आसंजन बल के कारण। बात समझ लेना, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब दो अलग अलग चीजों के बीच में जो बल लगता है आपस में, जो चिपके रहते हैं, उसमें कौन सा बल लगता है, आसंजन बल। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा, मैं एक दूसरा दिखाता हूं। कहां गया भाई, अच्छा यहाँ पर है। तो देखो मैं मान लेता, अब इस पानी को देख लेते हैं। अब भाई इतना सारा पानी है, लेकिन मैं यहां पर गिराता हूं, देखिए। अच्छा, अभी जितना पानी है, सारा पानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तभी तो आप क्या करते हैं, ऐसे करते हैं तो पूरा पानी इधर आता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि एक आएगा फिर दूसरा का कहेगा कि अब हाँ तू जा, हम आए बाद में। ऐसा तो नहीं है ना, सारा तो एक ही साथ चलता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, अगर लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा करके गिराते हैं, तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग गिर जाएगा, है ना, ये एक दूसरे से टूट जाएगा। देखो आप देख सकते हैं, यहां टूट गया, देखो टूट रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो पानी के कण है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पानी के बीच में ये पानी है, फिर से पानी अगर गिरेगा तो एक पानी दूसरे पानी के साथ जाना चाहेगा, देखिए ऐसे। तो पानी पानी के भी, क्योंकि एक एक बूंद तो अलग अलग होगा, देखिए एक बूंद ऐसे, एक बूंद ना, एक बूंद तो गिर ही नहीं रहा है, आप ड्रॉप से गिरा सकते हो, है ना। तो एक बूंद, दो बूंद, तो मतलब ऐसे कई बूंद है। इसका मतलब है कि इसमें इसमें जो हमने पानी लिया है, इसमें बहुत सारी बूंदे हैं, और सारी बूंदे अभी क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो सारी बूंदे ही है, एक ही है, पानी ही है सब, ठीक नहीं है? तो सभी क्या है, पानी ही है। तो एक ही जैसे हैं, तो एक ही जैसे पदार्थों के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। बात मेरी समझ में आ रही? लेकिन देखो ये ढक्कन है इस बाटल का, इस पानी वाले बाटल का ये ढक्कन है। इस ढक्कन और पानी के बीच में, क्योंकि मैं सारा पानी गिरा दूंगा, तब भी आप देखेंगे कि इस ढक्कन में थोड़ा सा पानी लगा रहेगा। तो इसका मतलब है कि इस ढक्कन में जो पानी लगा है और ढक्कन, जो पानी है और ढक्कन के बीच में कौन सा बल लग रहा है, दोनों अलग अलग है। तो ये क्या है, आसंजन बल। बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कभी डाउट रह जाए तो आप मुझे क्या करना, कमेंट करना, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर क्या करना है, डेली आप लोगों को पढ़ाना है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूं, लाइव चल रही है हमारी और ठीक ठाक से आवाज वगैरह आ रही है, ठीक है। तो हमारी देखिए, ये हमारी यूपीएससी की क्लास है। अगर आप लोगों में से जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहें तो ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारी दोनों क्लासेस शुरू हैं। आप ऐप पर जाएंगे तो आपको एक दिन में कम से कम 2 से 3 क्लासेस आपको मिल रही हैं, 20 आ रही हैं। तो आप वहां पर जाकर के ऐप पर डेली अलग अलग विषयों की क्लासेस आप पढ़ सकते हो। चलो यहां पर बात करते हैं। आपने यहां पर देख लिया कि ससंजन बल और आसंजन बल क्या है। अब एक बात बताओ कि यहां पर जो गैसें थी, यहां पर जो गैसें थी, जो अभी हमने आपको बताया कि भाई ये जो गैसें थी, यहां पर ये हाइड्रोजन गैस, इधर भी हाइड्रोजन गैस, इधर भी हाइड्रोजन गैस, सब हाइड्रोजन गैस ही है ना। इधर भी हीलियम गैस, हीलियम गैस, हीलियम गैस, सब हाइड्रोजन हीलियम गैस ही है, सब गैस ही तो है। अब तो इधर भी गैस, इधर भी गैस, इधर भी गैस, तो गैस गैस आपस में जब चिपक जाएंगे तो किस बल के कारण चिपकेंगे, ससंजन बल की आसंजन बल। भाई इधर भी गैस, इधर भी गैस, तो समान समान है ना। तो जब समान समान से चिपकेगा तो वो क्या हो जाएगा, ससंजन बल। कौन सा, ससंजन बल। तो यही पर ध्यान में रखो कि ये ससंजन बल के द्वारा गैस आपस में चिपक करके ग्रहाणु की संरचना बना लिए। तो अगला क्वेश्चन आपके पीटी वगैरह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रहाणुओं का निर्माण किस बल के कारण होता है। ध्यान में रखेंगे, निहारिका में ग्रहाणुओं का निर्माण किस बल के द्वारा हुआ। तो ध्यान में रखेंगे, ग्रहाणुओं का निर्माण किस बल के द्वारा हुआ है, आसंजन बल या ससंजन बल। तो आप कहेंगे ससंजन बल। क्यों? क्योंकि सभी लोग समान हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही चीज यहां पर देखो क्या लिखा गया है, आप इसको समझो। अगली अवस्था में गैसी बादल का संघनन हुआ, गैसी बादल आपस में संघनन हुआ, जो गैस था इधर उधर सब आपस में नजदीक आने लगे, और जब नजदीक आने लगे तो जुड़ जुड़ करके क्या बना लिए, ग्रहाणु। किस बल के द्वारा, ससंजन बल के द्वारा। तो यहां पर देखिएगा आरंभ हुआ, और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, तो क्रोड को ढकने वाला पदार्थ ये छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हो गया कि नहीं हो गया। देखो आप ऐसे से छोटे छोटे गोलों के, और ये क्रोड था बीच में, तो इसको विकसित हो गया। ये छोटे गोले ससंजन बल, ससंजन देखो आ गया, ससंजन, ससंजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हो गए। ठीक है, तो ये ग्रहाणु में विकसित हो गए, ससंजन बल लगा और ये फिर क्या हो गए, ग्रहाणु बन गए। यही कह रहा है, ग्रहाणु में विकसित हुए। संगठन की प्रक्रिया द्वारा बड़े बड़े पिंड बनने शुरू हुए, और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए, और छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। तो यही चीज यहां पर था। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब ये धीरे धीरे क्या हो गए, मेरी बात सुनिएगा यहां पर, जब ये पहले अभी क्या थे, अभी एकदम ऐसे गैस था,
बहुत छोटे छोटे कण थे, फिर ये आपस में जुड़ा तो ऐसे बड़े बड़े थोड़े से बना लिए, इसको हम बोलते हैं ग्रहाणु। अब ये ढेर सारी संख्या हो गई है ऐसे इतने बड़े बड़े, तो इसको हम बोलते हैं ग्रहाणु। फिर एक ग्रहाणु जौन रहें, जितना ही कुल ग्रहाणु बाहें ढेर का, इन्हनो आपस में जुड़े लगे, इन्हनो बोले लगे कि भैया अब हम लोग फिर से आपस में जुड़ जाए। तो यहां पर जो ग्रहाणु थे, ये ग्रहाणु भी आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बना लिए, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी संरचना बनाने लगे। यहाँ के जितने ग्रहाणु थे वो सब जुड़ करके ऐसे बना लिए, और जब ऐसे बना लिए तो इसको बनाते हैं, ये क्या बोलते हैं भैया कि यही बन रहा है ग्रह। बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। और जो ग्रहाणु, सभी ग्रहाणु चिपक नहीं पाए, सभी ग्रहाणु मिलकर के ऐसे बड़े बड़े ग्रह नहीं बना पाए, ठीक है। और जो छोटे छोटे रह गए उनको आज उल्का पिंड, ध्रुव, मतलब ये सॉरी एस्टेरॉयड वगैरह के नाम से जानते हैं ना, विभिन्न तरीके से जानते हैं। लेकिन जो जुड़ गए आपस में वो बना लिए कितने, वो बना लिए क्या, ग्रह। तो ऐसे कितने जुड़े थे, 8 जुड़े होंगे, तो इसका मतलब है कि 8 ग्रह बन गए होंगे। समझ में आया? तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये चीजें हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर समझने की बात करते सीखते हैं। आप देखिएगा, अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बदल गए। तो भैया वही तो हमने आपसे कहा कि जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे वो आपस में फिर से जुड़ गए, और बहुत सारे लोग जुड़ जुड़ करके क्या बना लिए, और बड़े पिंड बना लिए, और उसी से क्या बन गया, ग्रह बन गया। ये सारी कहानी कहां चल रही थी, ये कहां काम हो रहा था, ये सारे काम कहां हो रहे हैं, निहारिका के अंदर। और निहारिका क्या थी, जो अभी शुरुआत में हम आप लोगों को क्लास में दे रखे थे, हमने बता रखा था ये निहारिका है। देखो ये निहारिका है, ये जो बादल के झुंड है, जो गैस है, जो बादल के झुंड है, जो गैस है, जो गैस है और धूल के कण है, वही तो निहारिका है। शुरुआत में इसको हमने पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप जाकर के फिर से वीडियोस को शुरू से करके पढ़िएगा, आपको निश्चित रूप से बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम सीखते हैं। अब ये 30 मिनट 35 मिनट हमारी क्लास हो गई है, 35 मिनट की। हम आज इस क्लास को खत्म करके इस दम लेंगे। अब देखो सौर मंडल की हम बात करते हैं भाई। आप सभी लोग जानते हो सौर मंडल की अगर हम लोग बात करें, अगली हेडिंग हमारे पास जो है सौर मंडल है। सौर मंडल में देखो 8 ग्रह हैं, ये हम लोगों को पता है। पहले लोग मानते थे कि भाई 9 ग्रह हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगस्त 2016 में खगोलविदों की, अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों की बैठक हुई, और उस अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों ने क्या कर रखा, एक डिसीजन लिया कि भैया जो ये ग्रह है, जिस हम ग्रह की बात कर रहे हैं, कौन सी ग्रह, इस ग्रह की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ सॉरी मुझे नाम याद, इस समय मैं भूल जा रहा हूं। तो खगोलविदों ने क्या कर रखा, एक ग्रह था जिसे हम यहां पर, मैं भूल जा रहा हूं यार, कौन सा ग्रह, कौन सा ग्रह। तो यहां पर अभी तो दिया नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी हम आप उसकी बात कर लेंगे। उस ग्रह का नाम था कि प्लूटो। हाँ वेरी गुड, तो प्लूटो था। आप लोगों में से कई लोग कह रहे होंगे कि आपको नाम भी नहीं आ रहा है। तो प्लूटो ग्रह जो था, प्लूटो ग्रह में, प्लूटो ग्रह को पहले 2006 से पहले हम उसको ग्रह मानते थे, लेकिन अगस्त 2006 में बैठक हुई खगोलविदों की, और उन्होंने कहा कि भैया प्लूटो और प्लूटो जैसे अन्य ग्रहों को हम ग्रहों के रूप में नहीं रखेंगे, उनको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिए गए। ये बात हमें पता है। तो आज वर्तमान समय में कितने रह गए, आज वर्तमान समय में 8 ग्रह रह गए। तो 8 ग्रह जो ग्रहाणुओं से बने थे, बड़े बड़े पिंड बन गए थे, लेकिन कुछ ग्रहाणु अभी भी क्या थे, छोटे छोटे ही रूप में रह गए। तो उन छोटे छोटे ग्रहाणुओं को आज हम क्या कहते हैं, देखिए लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े रह गए, धूमकेतु रह गए, तो यही सब तो थे। तो ये सब चीजें हैं। आज भी धूल कण तो आज भी है ना, ब्रह्मांड में धूल तो आज भी रहेगा। तभी तो आज आप भी देखते हैं कि पृथ्वी पर भी तो धूल उड़ रहा है, तो हर जगह धूल कण रहेंगे, गैस रहेगा ही। ठीक है, अब हम सुनते हैं, हम इनकी बात करते हैं। देखो एक संरचना हम आपको दिखाते हैं, यहां पर आप संरचना को देख सकते हो, है ना। इस संरचना को आप देखो। जैसे ही जब ग्रह बन गए, तो ग्रह बनने के बाद यानी ग्रहों के निर्माण की जब बात हो गई, सौरमंडल में ग्रह बन गए, तो ग्रहों में क्या हुआ कि भैया ग्रह तो समझ में आ गया कि भैया कैसे बने, है ना, निहारिका से। और एक बहुत पहले हमने वीडियो बनाया है, जो मतलब बहुत पहले का मतलब है कि इसका पहला लेक्चर जो हमने पढ़ाया है उसको जरूर जाकर के पढ़िएगा, और उसको पढ़ने के बाद इस लेक्चर को आप समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो यार, जब ग्रह बन गए तो भाई ग्रहों में ये कहा गया कि जैसे ये ग्रह किससे बन रहे हैं भाई, ग्रह किससे बन रहे हैं, जो तारा था, तारा मतलब सूर्य, तो सूर्य से ही तो वहां पर सूर्य के चारों ओर ही तो ग्रहाणु बन रहे थे, और ग्रहाणुओं से ही फिर क्या बन रहे हैं, ग्रह बन रहे हैं। अब देखो, जब ग्रह बन रहे थे तो ग्रहों के बनने के बाद, मेरी बात ध्यान से बहुत अच्छे से सुनिएगा, ग्रहों के जब बन रहे थे तो ग्रहों में जब ग्रह बनना शुरू हुए, तो उसमें से क्या हुआ था कि भाई कुछ ग्रह ठोस पदार्थों से बन गए, और कुछ ग्रह ज्यादातर गैसों से बने रहे। ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे समझो, यहां पर हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं, आपको समझाते हैं पॉइंट्स, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, है ना। इधर देखिएगा, तो फिर हम आकर के लौट करके आएंगे सौरमंडल पर अपने, और यहाँ की चीजों को हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, तो इस क्लास इसको तो हमने देख रखा है, हम दूसरी बात करते हैं भाई। देखो जब सन को हम क्या करते हैं, सन को हम यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा सन है, सूर्य है,
अब सूर्य के चारों ओर, यानी ये भी तो एक तारा था ना, ये क्या है, तारा है, तारा है। सूर्य के चारों ओर क्या बन गए, ग्रह बनने लगे। अब जब सूर्य के चारों ओर ग्रह बनने लगे थे तो आपको ये पता है कि, है ना, ये ग्रह बन रहे थे और ये इनकी दूरियां थी कुछ, और यहां पर हम कुछ बना देते हैं, इनको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ऐसे। चलो, आपको दिख रहा होगा, है ना, इसमें कटी कटी लाइनें क्यों दिख रही हैं भाई, अच्छा नहीं सही दिख रहा है, ठीक है, हमें लगा कटी कटी लाइनें दिख रही हैं। देखो भाई, तो जो सूर्य के सबसे नजदीक बना ग्रह है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं बुध नाम से जानते हैं। यहां पर जो बना उसे हम शुक्र नाम से जानते हैं, और यहां पर जो बना इसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, और यहां पर जो बना इसे हम मंगल के नाम से जानते हैं, मंगल। तो भैया ये जो ग्रह बने, 4 ग्रह बने, कुल 8 ग्रह हैं, तो 4 ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक बने, है ना, 4 ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक रहे, और ये 4 ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं भीतरी ग्रह। ध्यान में रखेंगे, ये 4 ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं भीतरी ग्रह। ध्यान में रखेंगे, जो सूर्य के नजदीक हैं इनको हम बोलते हैं भीतरी ग्रह। क्या बोलते हैं, भीतरी ग्रह, भीतरी ग्रह, ठीक है, भीतरी ग्रह। देखो, इनको हम भीतरी ग्रह बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इनको भीतरी ग्रह के साथ साथ हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्थिव ग्रह। अभी हम आपको बताते हैं कि पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो ग्रह बन रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं, इसके बाद यहां पर जो ग्रह बन रहा है, यानी इधर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना, बृहस्पति यहां पर बन गया। चलो, यहां पर हमने बृहस्पति कर लिया, बृहस्पति, है ना, शनि, अरुण वरुण, है ना, इस तरीके से जो ग्रह बन रहे हैं, इधर आगे चल करके इधर और भी ग्रह बनते जाएंगे। इन ग्रहों को हम क्या कहते हैं, बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह। ये एसएससी सीजीएल भी क्वेश्चन भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भीतरी ग्रह है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पार्थिव ग्रह के बारे में तो आपको यूपीएससी में पूछ लिया जाएगा, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि पार्थिव ग्रह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं और भीतरी ग्रह किसे कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। तो चलो, यहां पर सुनते हैं। तो यहां पर देखो कि ये वाले जो ग्रह थे, ये इन्हें पार्थिव ग्रह कहा गया। पार्थिव ग्रह क्यों कहा गया, समझते हैं इस बात को। दरअसल ये जब ग्रह बनने लगे तो ये जो सूर्य के नजदीक बने, ये क्यों, अच्छा एक चीज और भी रह गया, आप ये भी बात सोच सकते हो कि सर ये बताओ, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका मन कर सकता है, आप आपके मन का क्या है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो आपका ये मन कर सकता है कि सर ये बताओ कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल सूर्य के नजदीक रहे, बाकी बृहस्पति और अन्य ग्रह जो है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सब जो ग्रह हैं वो क्या है, सूर्य से बहुत दूर है, क्यों। तो मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जब ये ग्रह बन रहे थे तो ये ग्रह जो यहां पर है, यहां पर ये जो ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, ये जो ग्रह बने, इन ग्रहों में क्या हुआ कि ये ग्रह चट्टानों से बने हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तभी तो आप पृथ्वी पर चट्टान देखते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पृथ्वी ही केवल चट्टान से नहीं बनी है, बल्कि मंगल ग्रह भी चट्टानों से बना है, मंगल ग्रह पर भी चट्टान है, बुध भी चट्टान से बना है, शुक्र भी चट्टान से बना है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये भीतरी ग्रह है, जिनको हम भीतरी ग्रह कहते हैं, ये चट्टानों से बने हैं, और चट्टानों से बने होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, चट्टानों से बने होने के कारण इन्हें हम, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आज अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि भाई ये बताओ कि, है ना, ये बताइए कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ग्रह को हम पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि क्योंकि है ना, ये 4 ग्रह चट्टानों, ये 4 ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ध्यान में रखना, तो ये 4 ग्रह कैसे बने हुए थे भाई, चट्टानों से बने हुए थे। चट्टानों से बने होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। गॉट इट। तो जितने लोगों को, आप लोगों में से सभी लोगों को तो समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आप लोगों में से सब लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई इसे हम पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे, कहां पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि भाई इसे हम पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं। तो ये चीज आप जरूर जानते रहिएगा, ठीक है। तो है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, इस चीज को आगे समझते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। अच्छा, एक अगली चीज देखिएगा,
अगली बात है भाई, जब ये चट्टानों से बने और ये क्या थे, ये ज्यादातर इधर के जो गैस हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सब जो ग्रह हैं, अन्य जो बाहरी ग्रह हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह है ना, ये बाहरी ग्रह है। और चलो ठीक है, ये कौन है भाई, बबलू पाल है। तो बबलू पाल जी कह रहे हैं कि हाय हेलो, और फिर कह रहे हैं कि आप नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ठीक है, हाँ ये बात सही है कि हम नहीं पढ़ा पाते हैं। आगे बोलिए, और कुछ बोलना है ना, और कुछ बोलना है, वो तो मुझे पता है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस वगैरह देखता हूँ, आप भी देखते होंगे है ना, तो कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं पढ़ा पाते हैं तो नहीं पढ़ा पाते होंगे, ये तो आपकी सोच है ना भाई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखते हैं, होम गार्ड कब ला रहे हैं, आप नहीं पढ़ा पाते हैं और फिर आप कह रहे हैं होम गार्ड कब ला रहे हैं भाई। हाँ बताइए भाई बबलू जी, आप कह रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ा पाता हूं, तो फिर आप कह रहे हैं कि होम गार्ड कब ला रहे हैं। भैया मैं एक बात बोल दूं, मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद जितने भी यूट्यूब पर सारे लोग ना इस चैप्टर को खासतौर पे मैं तभी बोलता हूं, ध्यान में रखिएगा, मैं जब भी मैं प्रचार करने के लिए जाता हूं या मैं कहीं पर जाता हूं, तो मैं सबसे एक ही बात बोलता हूं कि भैया अगर आपको क्या करना है, आप मेरी जो क्लास है, आप वही क्लास क्या करिए, किसी और का देखिए, फिर उसके बाद देख लीजिए, टैली कर लीजिए, है ना, इसमें क्या है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ना पसंद आए तो कोई और पढ़िए, क्या फर्क पड़ता है। इधर देखिए भाई, देखो तो इधर क्या है, इसको हम बाहरी ग्रह कहते हैं। अब एक अगली बात सुनते हैं, इसको या हम जोबियन ग्रह भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आपसे पूछा जाएगा, या जोबियन ग्रह, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, जोबियन ग्रह। बात को ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, ठीक है। यहां पर मैंने क्या कहा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह। तो पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन था। इस समय एग्जैक्टली मुझे सन याद नहीं है, लेकिन मैं नहीं तो मैं सन भी बता देता, आप ध्यान में रखिएगा। तो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह है। अच्छा, हाँ हाँ, ये बबलू जी कह रहे हैं कि चट्टान से कैसे क्या आप देखे थे। अरे भैया अभी तो हम पढ़ाएंगे इतना सब कुछ ना, कि जो हम क्या है ना, ब्रह्मांड का कोई आदमी तक नहीं देखा था, ये भी बात जान लीजिए भैया, है ना। अभी तो हम ऐसा भी पढ़ाएंगे, अभी आगे ये टॉपिक में हम पढ़ाने वाले हैं आपको कुछ मजेदार चीज। आप बबलू भैया, आप चाहे जहां से भी हो, जिस भी धरती से हो, जिस भी दुनिया से हो, जिस भी ग्रह से हो, आप हमारी बतिया को सुन लीजिए। अभी तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, ऐसी चीजों को पढ़ाने वाले हैं जिसको कोई नहीं देखा था। यहां तक कि जिन्होंने भूगोल को लिखा होगा ना, वो लोग भी नहीं देखे थे, ठीक है ना, तो कोई वैज्ञानिक देखा है ना तो कोई देखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है, तो उनसे भी यही सवाल करिएगा कि भैया तू देखे रहे का, है ना, तो मजा आएगा। चलो इधर देखते हैं, यार कोई बात नहीं यार, ये तो आपकी इच्छा, आप चाहे जैसे भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। इधर देखते हैं, देखो भाई, आप लोगों में से जो भी विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थी देख रहे होंगे, वो लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। भविष्य में जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, तो मेरी एक बात नोटिस करिएगा, ये सारी बातें एनसीईआरटी की लिखी गई है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है कि क्योंकि ये चार ग्रह जो चट्टानों से बने थे, इनको इसलिए हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह, इनको हम जोबियन ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहीं पर लिख लीजिएगा, जोबियन ग्रह क्यों कहते हैं, इसके लिए लिखेंगे हम लोग क्योंकि, है ना, क्योंकि, है ना, क्योंकि ये सभी ग्रह, है ना, ये सभी ग्रह बृहस्पति के समान, ठीक है, ये सभी ग्रह मैं यहां लिख देता हूं, बृहस्पति के समान विशालकाय हैं, विशाल, चलो यहां लिख देते हैं, विशालकाय हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ये सभी ग्रह क्या है। अच्छा ठीक है भैया, आप एमपी से हैं, धन्यवाद बबलू भैया, ठीक है, थैंक यू। चलिए इधर देखते हैं। तो भैया इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, इनको जोबियन ग्रह बोलते हैं। क्यों जोबियन ग्रह बोलते हैं, इसलिए जोबियन ग्रह बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, ये सभी ग्रह इधर के जितने भी है, बृहस्पति है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सारे ग्रह जो हैं, तो इधर के जो ग्रह हैं ये क्या है, ये विशाल में जो है लगभग किसके समान है,
बृहस्पति के समान है, इसलिए इनको जोवियन कहा जाता है। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। कभी अगर आपसे इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, कैसे आप किसी को समझाएंगे, कैसे आप किसी को बताएंगे। अगली बात हम करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में बहुत सारा डाउट लेकर के बैठा रहता है, मैं अब उसको समझाने चल रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, देखो ये जितने भी ग्रह थे ना, आज जैसे आप लोग अभी एक चीज मैं अभी बता रहा हूं कि बबलू भैया ने कहा कि आप कैसे देखे थे क्या कि ये चट्टानों से बने थे, तो मैं एक चीज बता रहा हूं, आप लोग वो सुनिएगा ध्यान से, कि मैं अभी जैसे चल रहा हूं बताने कि भैया इस पे कैसे ऑक्सीजन आया और कैसे हाइड्रोजन गैस यहां से भाग गया, हीलियम गैस कैसे यहां से भाग गया, और यहां पर आज भी हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस है, सारे गैस यहां पर है, हाइड्रोजन हीलियम गैस यहां पर है, लेकिन यहां से कैसे भाग गया और यहां अभी आज भी है, इसीलिए यहां पर जीवन कौन सी ग्रह है ना। अच्छा, हम आपसे बात करेंगे, आप हमारा नंबर चल रहा होगा ना तो फोन ऑन करिएगा, मैसेज कॉल करिएगा, जो भी करना होगा। इधर देखना हम ना, अब आपके सवालों का हम यहाँ क्या कर सकते हैं भैया, हम जवाब ना दे पाएंगे ना, कैसे भैया बबलू भैया, ए भैया बबलू भैया, आप बहुत ज्ञानी बाबा ज्ञान है, तो आप इधर देखा और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। इधर देखो भाई, कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या है कि इधर जो ग्रह थे आज भी इस पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। देखो अभी भी आप ये कह सकते हैं कि सर पृथ्वी पर भी तो है हाइड्रोजन गैस, है ना, पृथ्वी पर भी तो हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर कि यहां पर जो है हाइड्रोजन गैस पृथ्वी पर जो है वो बहुत कम मात्रा में है, हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस, लेकिन इन ग्रहों पर जो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इन ग्रहों पर जो है हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है, इन ग्रहों पर हीलियम गैस की मात्रा ज्यादा है, और इन ग्रहों पर क्या है मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन ग्रहों पर हाइड्रोजन गैस की मात्रा कम है, हीलियम गैस की मात्रा कम है। क्यों कम है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे, है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है, अब सुनते हैं और ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो चीज मैं यहां पर बताने चल रहा हूं उसको पहले हम स्लाइड में ही करते हैं, और है ना, यहां पर इसको समझिएगा। देखो भाई, जब ये हमने यहां पर अभी बात कर रखी थी कि ये जो सन है ना, ये जो सन है, यहां पर सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ऐसे ग्रह बनना शुरू हो गए हैं, है ना, इस तरीके से ग्रह बनना शुरू हुए हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बहुत अच्छे से, और फिर यहां पर हमने आपको बताया कि इधर जो दूर है यहां पर भी अन्य ग्रह बन रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं, देखो यहां पर हमें सबसे पहले नजदीक को समझना है इस बात को कि यहां पर हमने अभी समझा था कि बुध है ना, शुक्र है, यहां क्या है, पृथ्वी है, और यहां पर क्या है, मंगल है, ठीक है, और इधर के ग्रह को आप अभी जानते हैं। तो अभी थोड़ा सुनते हैं, फिर इसके बाद हम इधर के ग्रहों का नाम लिखते हैं, जैसा कि ये कौन कह रहे हैं, आई लव यू सर, है ना। अरे क्या यार, मजे ले रहे हो, चलो थैंक यू, जो भी कह रहे हैं, ठीक है। अभी इधर के भी ग्रह को लिखते हैं, बस सुनते हैं, ठीक है ना। देखो कमेंट, मैं कमेंट कर सकता हूं, कमेंट पढ़ सकता हूं, लेकिन हम सीरियसली थोड़ा सा इस चैप्टर को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते भैया, ठीक है। इधर देखिएगा, तो इस बात को समझते हैं। देखो सबसे पहली बात, जब ये सारे ग्रह बन रहे थे तो अभी हमने थोड़ा सा आपको समझाया था, और वो मैं पहले यहां समझा दूं आपको। इधर देखिएगा, जब मैंने आज की क्लास की ये जब शुरुआत की थी तो हमने यहां पर बताया था कि ये हाइड्रोजन गैस जब आपस में गुंथित हो रहे थे, शुरुआत से आपने यही पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस जब आपस में गुंथित हो रहे थे, जुड़ रहे थे, मतलब हाइड्रोजन गैस पहले ऐसे ऐसे दूर दूर थे, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस ऐसे पास पास आने लगे, गुंथित होने लगे, तो हाइड्रोजन गैस के गुंथित होने के कारण इनके बीच गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण बल अधिक लगा, और आकर्षण बल अधिक लगने के कारण इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में क्रोड बन गया था। यही चीज हमने समझाया था, तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर इसी को हम बोलते हैं कि भैया इसी को तारा कहते हैं, हाइड्रोजन गैस जो गैस गुंथित हो रहे हैं। अब क्या सुनते हैं हम लोग, यहां पर सुनते हैं, जो हम आपको बताने वाले थे वो चीज को सुनते हैं। देखो भाई, जब आपने देखा था कि, अच्छा यही चीज हमने एक चीज और आपको बता देते हैं कि ये जब जो ये है हाइड्रोजन गैस और या अन्य हीलियम गैस जो गुंथित हो रहे हैं, तो इन्हीं के चारों ओर क्या बन रह गया था, ग्रहाणु। हमने कहीं पर इधर कहीं लिखा था ग्रहाणु बन गए थे, है ना। तो बहुत बड़ा मैंने कर दिया, अच्छा दूसरे पेज पर होगा, मैं उस दूसरे पेज को भी दिखा देता हूं। अच्छा मिटा दिया क्या, सॉरी, ठीक है। तो चलो यहीं पर दिखा देते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये सब सारी चीजें क्या बनी थी, ग्रहाणु बनी थी। यहां पर चारों तरफ ऐसे ऐसे जो गोल गोल इसके चारों ओर ग्रहाणु बनने लगे थे, फिर धीरे धीरे तो ग्रहाणु बन गए थे, और ग्रहाणु
ग्रहाणु जो है, ये ग्रहाणु भी धीरे धीरे क्या बन गए थे, ये ग्रहाणु आपस में मिलकर के ग्रहों का निर्माण कर रखे थे, और कुछ ग्रहाणु आज भी वैसे ही है। तो अब समझते हैं यहां पर, अब देखो ये कहां पर हो रहा है भाई, गैस ही तो है, हाइड्रोजन गैस ही तो है, हीलियम गैस ही तो है। तो जो मैं यहां पर पॉइंट आपको समझाने वाला हूं, अब उस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। जब ये ग्रह बने, क्योंकि उसी से ग्रहाणु से बने थे, तो वो किससे बने, ग्रहाणु कहां बने थे भाई, हाइड्रोजन गैस से बने थे। तो इसका मतलब है कि इन ग्रहों पर भी तो हाइड्रोजन गैस रहेगा। बात को समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा कि ये जो ग्रहाणु बने थे, ग्रहाणु किससे बने थे, हाइड्रोजन गैस से बने थे। मैंने शुरुआत में समझाया था, आज के लेक्चर में मैंने शुरू में समझाया, जाकर के पढ़िएगा। तो ये जब ग्रहाणु बन रहे हैं, शुरू में जो है यहां पर ग्रहाणु बन रहे हैं, ग्रहाणु किससे बने थे, हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन गैस कैसे, हाइड्रोजन गैस आपस संघनन होने लगा, और हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे क्या बन गए, ग्रहाणु में बदल गए। कैसे बने थे वो हमने समझा दिया था, संसंजन बल के द्वारा। तो यही ग्रहाणु, अब यही ग्रहाणु फिर ग्रह बना लिए। तो जब ग्रहाणु से ही ग्रह बन रहा है, तो इसका मतलब है ग्रहाणु किसके बने थे, हाइड्रोजन गैस के, तो ग्रह भी किसके बन गए, थोड़ा सा ग्रह पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। तो ध्यान में रखना, ये जितने भी ग्रह बन रहे थे, इन ग्रहों पर हाइड्रोजन गैस के साथ साथ, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, इन ग्रहों पर, ये ग्रह जो थे, इन ग्रहों पर क्या था, हाइड्रोजन गैस था, हीलियम गैस है, मीथेन गैस है ना, ध्यान में रखेंगे, मीथेन गैस है, ये सारे गैस यहां पर मौजूद हैं। अब यही सारी गैसें यहां पर भी मौजूद हैं, यहां भी हाइड्रोजन है, हीलियम है। अभी हम आप लोगों को सौर कौन पढ़ाने वाले हैं, बहुत शानदार। काश सर आपसे पहले मिले होते तो आज मेरा जेई को निकाल गया ये था। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं सुधाकर भैया जी, आप बता रहे हैं, थैंक यू आपके प्यार के लिए। आप कह रहे हैं कि काश आप हमसे पहले मिले होते तो आपका आज जेई निकल गया होता। आपकी इस वाणी से मैं बहुत खुश हूं, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरी ये डेली क्लास चलती रहेगी। बीच में कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, मैं जानता हूं, क्योंकि इस समय मैं 3-3 चैनल पर काम कर रहा हूं, और क्योंकि एकेडमी के बच्चे भी जुड़े हुए हैं हमसे, तो उनका भी मैं नुकसान नहीं करना चाहता हूं। लेकिन 8:30 बजे से आपकी क्लास चलेगी, ये तय है, मैं इस पर फिक्स कर रखा हूं, एक क्लास तो देंगे ही देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हाइड्रोजन गैस हम लोग यहां पढ़ते हैं, और जहां कहीं भी डाउट हो आप पूछिएगा। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि हम आपको ऐसा पढ़ाएं, ऐसा सिखाएं कि एक भी डाउट आपका ना रह जाए। मैं वादा करता हूं कि अगर आप शुरू से वीडियोस को देखते हैं तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी रह गया तो इसके लिए सॉरी, और आप अपने कमेंट मुझे जरूर भेजिएगा, मैं आंसर जरूर करूंगा। इधर देखते हैं, तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन गैस। तो सारे गैस जो गैसें थी भाई, चूंकि ग्रहाणु इन्हीं सबसे बना था, ग्रहाणु से ही तो ग्रह बने हैं। तो ग्रह जब ग्रहाणु से बने हैं, तो ग्रहाणु किससे बने थे, गैसों से बने थे। तो सारे गैस इस पर भी है, इस पर भी है, सारे गैस इस पर भी है, सारे गैस है ना, मीथेन इस पर भी है, सारे गैस यहां पर भी वही सारे गैस है। अब ध्यान से सुनते हैं, एक बात सुनते हैं, वो सुनते हैं सौर पवन। बहुत सौर पवन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। सौर पवन, ये सौर पवन क्या है, अब मेरी बात एकदम बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखो, जब क्या था कि इस ग्रह पर क्या हो गया भैया, हाइड्रोजन हीलियम मीथेन, यहां पर भी हाइड्रोजन हीलियम मीथेन, यहां पर भी हाइड्रोजन हीलियम मीथेन, और ये सिर्फ यही पर नहीं, बल्कि चलिए यहां पर भी हम लिख देते हैं, यहां पर बृहस्पति ग्रह हो गया, बृहस्पति, ठीक है, शनि। चलो, एक बच्चे ने कहा था कि सर लिख करके इधर भी लिख दो, तो लिख दीजिए इधर भी शनि, है ना। हिस्ट्री कब से स्टार्ट होगा, हाँ जल्दी ही स्टार्ट होगा। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, ये कौन थे भाई, ये बबलू पाल जी थे, जो एमपी की धरती से, आप कह रहे थे कि मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं, तो भैया बबलू पाल जी, देखो मैंने लिख दिया, खुश, अब सही है ना। चलो बात करते हैं इधर, देखो भाई, तो यहां पर जो थे हाइड्रोजन हीलियम गैस, यहां पर भी वही चीज आएगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको, आप ताकि जान पाए, तो यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, हीलियम है ना, मीथेन है, मीथेन है, और यहां पर भी हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, ठीक है। सभी पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, ठीक है। तो सभी पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन मैंने सब पर लिख दिया है। अब आप यहां पर ध्यान से समझिएगा। तो मैं सौर पवन की बात कर रहा था, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बहुत अच्छे से, और ना लिखने उखने का प्रयास नहीं करेंगे कोई भी। देखो, जब क्या था कि सूर्य से जो किरणें निकलती है ना, जैसे अगर मैं एक बात बोलूं आप लोगों से कि आप ध्यान से सुनिएगा, सूर्य से जब किरणें निकलती हैं, तो सूर्य से किरणें जब निकलती हैं तो वो बहुत तेज से चलती थी। क्यों? क्योंकि बहुत गर्म थी। आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, किसी चीज को जितना ज्यादा आप गर्म करते हैं, वह उतनी तीव्र गति से जाता है। जैसे अगर आप देख लीजिए, पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, पहले पानी ले लीजिए, पानी को ऐसे आप क्या करिए, गिराइए,
ध्यान से सुनिएगा, पानी को गिराइए, आप देखेंगे कि पानी धीरे धीरे बहेगा, ऐसे जाएगा। लेकिन आप उस पानी को गर्म करिए, गर्म करेंगे, धीरे 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 गर्म करेंगे, उसमें बुल्ले निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे और उससे गैस बनेगा और गैस फुर्र से उड़ जाएगा। उड़ता है कि नहीं उड़ता है? तो ठीक यहां पर भी वही चीज है। यहां पर सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण इससे क्या हो रही है, जब किरणें निकल रही है तो बहुत तेज से भाग रही है, क्योंकि बहुत गर्म था ना। ध्यान से सुनिएगा, किरणें सूर्य से निकल रही है तो बहुत तेज से जा रही है, और बहुत तेज से जो किरणें जा रही थी वो जाते समय क्या कर गई, जब यहां से इसकी प्रकाश की किरणें निकली, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब ये किरणें यहां से निकली तो ये किरणें बहुत तेज से जाने लगी, बहुत तेज से जाने लगी, ऐसे से बहुत तेज से जाने लगी, ये देखिए बहुत तेज से जाने लगी। अब आप लोग इसको क्या समझेंगे, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे जब आप ट्रेन कभी आती है, आप पटरी के किनारे खड़े होते हैं, पटरी के किनारे खड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन आती है, तेज से जाती है, और पटरी के किनारे आप खड़े हैं, तो आपको भी हवा लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? तो आप लेकिन उड़ नहीं पाते हो, लेकिन वहीं कागज उगज रहता है तो कागजवा उड़ जाता है, उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? अच्छा, आप लोगों में से आज जो भी देख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो जब ट्रेन आती है, ट्रेन जब बहुत तेज से आएगी, पटरी के किनारे आप खड़े हैं, तो कागज तो उड़ जाएगा लेकिन आप खड़े रहेंगे। ठीक यही हाल यहां पर भी होगा, जब सूर्य से ये जो किरणें निकल रही है ना, इसी को हम सौर पवन कहते हैं। क्या बोलेंगे? इसी को सौर पवन बोलेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, ये क्या बोलेंगे? इसी को सौर पवन, है ना, सौर पवन। ये जो है ना बहुत तेज से चल रही है ना, हवा की तरह चल रही है ना, बहुत तेज से चल रही है ना, तो ये सौर पवन हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये देखिएगा सौर पवन की तरह बहुत तेज से चल रही थी, बहुत तेज से जब जा रही थी, तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये बुध ग्रह इसके नजदीक था सूर्य के, पृथ्वी शुक्र भी है नजदीक, पृथ्वी भी है, मंगल भी है, तो ये बहुत नजदीक था। बहुत नजदीक होने के कारण, क्योंकि ये बहुत नजदीक ग्रह थे, तो इस पर हाइड्रोजन हीलियम था। जब ये सौर पवन आया तो इसको क्या कर दिया, हाइड्रोजन को, हीलियम को और मीथेन को उड़ा ले गया। समझ में आया? तो यहां से क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस उड़ गया। चलो, हाइड्रोजन गैस उड़ गया, हीलियम गैस उड़ गई। बात समझ में आ रही मेरी? ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन गैस उड़ गया, हीलियम गैस उड़ गया। किसके कारण उड़ रहा है भाई? किसके कारण उड़ रहा है? आप समझो इस बात को, किसके कारण उड़ गया भाई? यहां पर सौर पवन के कारण। और ये सौर पवन है क्या, जो किरणें यहां से निकल रही है बहुत तीव्र गति से, वो क्या कर गई, यहां से इनको उड़ा ले गई। समझ में आ गया? मैं सारा का सारा पीडीएफ में है ये सारी चीजें, मैं अभी आपको इसको क्या कर दूंगा, वीडियो के नीचे अपलोड भी कर दूंगा, आप लोग देख भी सकते हैं इसको। तो ये सौर पवन क्या हो गया, सौर पवन जब यहां से चला तो यहां से हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस जो भी थे, मीथेन गैस जो थे, वो उड़ गए, और बहुत थोड़ी मात्रा में, है ना, बहुत थोड़ी मात्रा में आज भी यहां पर क्या है, आज बहुत कम मात्रा में आप देखते होंगे, तो पृथ्वी की हम बात कर लेते हैं, आज बहुत कम मात्रा में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस पृथ्वी पर है। बात मेरी समझ में आ रही? बहुत कम मात्रा में आज हाइड्रोजन गैस है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर तब ये बताओ कि यहां से क्यों नहीं उड़ पाया, है ना, यहां से क्यों नहीं उड़ पाया? तो उसको ही बात सुनते हैं। देखो, जैसे जब यहां से ये सूर्य का जो सौर पवन है यहां से चला सूर्य से, तो इधर आते 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 बृहस्पति तक आते आते ना, यहां तक पहुंचते पहुंचते, बृहस्पति तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, बहुत धीमा हो गया। जैसे गाड़ी अगर बहुत दूर से आ रही है, ट्रेन बहुत तेज से आ रही है करके, तो क्या करती है, सब मिट्टी उट्टी उड़ाती रहती है, कागज वगैरह उड़ाती रहेगी। लेकिन स्टेशन पर पहुंचत पहुंचत देखा क्या करता है गड़िया, धीरे धीरे पो 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 करते करते धीरे धीरे आती है, रुकने लगती है। तो वहां कागज उगज रहता है तो वो भी उड़ता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही यहां से जब सौर पवन चला तो बहुत तेज से चल रहा था, लेकिन यहां आते 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 क्या हो गया, बहुत धीमा हो गया। और जब बहुत धीमा हो गया तो क्या हो गया, इसीलिए यहां से बृहस्पति से, शनि से, अरुण से, वरुण से हाइड्रोजन गैस को, हीलियम गैस को, मीथेन गैस को उड़ा नहीं पाया। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ध्यान में रखिएगा, यहां से उड़ा लिया और यहां से नहीं उड़ा पाया। तो सौर पवन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसके बाद आपको मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस कैसे धरती पर से खत्म हुआ और कैसे यहां पर आज है, यह भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर कभी कोई सिविल आईएएस की तैयारी करेगा विद्यार्थी, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कभी भी कोई भी विद्यार्थी अगर आईएएस की तैयारी करेंगे, तो आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जा रहा है तो आप कम से कम इस चीज को बता सकें। बस हमारी कोशिश यही है कि आप इस चीज का आंसर कर सकें। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक अगली चीज को समझते हैं। देखो भाई, तो यहां पर क्या हो गया, हमें सौर पवन समझ में आ गया, सौर पवन क्या है, कैसे है। एक चीज और हम ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद पीडीएफ को हम पीडीएफ की तरफ लौट करके चलेंगे और वहां समझाएंगे। देखिए यहां पर
एक चीज और, ये जो ग्रह थे ना, ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह क्या थे, ये आकार में क्या है, छोटे हैं। आकार में क्या है, आकार में छोटे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये आकार में क्या है, छोटे थे, छोटे हैं, थे नहीं है, क्योंकि थे कह देंगे तो इसका मतलब है कि बहुत पहले का। और ये आकार में क्या है, बड़े हैं, आकार में बड़े, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, है ना, ये आकार में बड़े हैं। अब अगली बात को सुनिएगा, कहानी को सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी और सुनते हैं, एक चीज और जो हमारे एनसीईआरटी के भूगोल में लिखा गया है वो सुनते हैं। देखो भाई, ये आकार में छोटे थे तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो कम हो गया। भैया सीधी सी बात है, एक छोटी का गदेला रहे, ओके, छोटी का गदेला के कहा भाई लकड़िया तनी पकड़ते। अब लकड़िया जब पकड़े रहे वो, जब छोटी के गदेला लकड़िया के पकड़े रहे तो अपनो लकड़िया के पकड़बे तो वैसे खींच ना लेबे का, छोटी के गदलवा ओके पकड़ पाए का नहीं ना, काई से ओकरे पास कम बल बा और आपके पास ज्यादा बल बा, तो आप बड़ा कबा है तो उसे का करबे। अगर छोटी का गदेला है इतना मुन्नी का गदेला बटे, मान ले 2 साल का 3 साल का गदेला बटे, और उल्हे बाई से डंडा बेचारा, और उसे कहबा कि पकड़, और वो खींचे अपनी ओर और तहू खींचबा अपनी ओर, तो का करबा, तू खींच ना लेबा, खींच लेबा ना। तो ऐसे ही यहां रहा, इन सभी छोटा रहें, इनके सबके पास बल कम रहा, तो इन सभी का करें, हाइड्रोजनवा के, हीलियम के, और जो यहाँ पर मिथेनवा गैसवा था ओके पकड़ ना पाए। जब है जब सौर पवन चले लगा तो उन्हें उड़ा लेगा, और इन सभी ओके पकड़ ना पाए, काई के इनके सबके पास बल कम रहा, ऐसे पकड़े रहें, ऐसे पकड़े रहें तो सौर पवनवा चल तेजी से उड़ा लेगा, उनसे उड़ा लेगा। लेकिन यहाँ ये लोग आकार में बड़े थे, तो यहां आते आते सौर पवन एक तो वैसे ही कमजोर हो गया था, और दूसरा ये आकार में बड़े थे तो ये लोग और तेजी से पकड़े रहे मजबूती से। तो यहां पर जब आया और ये उड़ाने के लिए कोशिश किए, ये लोग बोले कि नहीं उड़ने देंगे, काहे से कि हम लोग बड़े हैं, मोटे हैं, हट्टे कट्टे हैं, खाए पिए वाले घरे खाई, तो उड़े कैसे देवे, तो उड़ने नहीं दिए। बात को समझ में आ गई। तो यहां से 2-3 कारणों से आप ये ध्यान में रखेंगे कि 2-3 कारणों से ये उड़ना, मतलब यहां से उड़ नहीं पाए थे। अब चलो हम थोड़ा सा पीडीएफ की तरफ चलते हैं और वहां पर हम आप लोगों को समझाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहां पर ये सारी चीजें हैं जो ये किससे बने हैं, चट्टानों से बने हैं, धातुओं से बने हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर धातु कैसे पाए जाएंगे और यहाँ पर जो है धातु कैसे कम पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है, यहाँ पर आज भी ये लोग गैसों, यहाँ पर गैस की मात्रा ज्यादा है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये लोग गैसों से बने हैं और ये ठोस पदार्थों से बने हैं। ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कभी एक क्वेश्चन यहां पर हमने आपसे जो बताया कि यहां पर ये चट्टानों से बने हैं, जो कि मैंने पहले से बता दिया था, और इनको बाहरी ग्रह कहते हैं, और ये विशाल होते हैं, लेकिन ये किसके बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। ये ज्यादातर गैसों से बने हैं। कौन ग्रह, बाहरी ग्रह, तो ये ज्यादातर गैसों से बने हैं। चलो आगे हमने यहाँ पर ये समझ लिया, अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ, जहां पर हम लोग पीडीएफ पे थोड़ी बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं इसको, है ना। सारी चीजें समझा करके आए हैं, अब आपको समझने की जरूरत, बस केवल आपको पढ़ लेने की जरूरत है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है, सही बात है, और कहा जाता है उसके ध्वस्त होने से, करोड़ के बनने की शुरुआत लगभग इतने समय से पहले हुई। 8 ग्रह हैं और लाखों उपग्रह हैं, छोटे मोटे हैं, सब छोटे मोटे, ये सब शुरुआत में हमने पढ़ा रखा है, और इन सब सारी चीजों के बारे में आगे हम पहले बात करते हैं। पहले 4 ग्रह जो हैं, पहले 4 ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो पहले 4 ग्रह को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों से बने हैं, शैलों मतलब चट्टानों से बने हैं, धातुओं से बने हैं। बात यही समझ में आई। तो यही चीज मैंने समझाया था, जो वो कौन थे, बबलू पाल जी थे, उन्होंने कहा कि आप देखे रहे कि इससे बने थे। तो भैया बबलू पाल जी, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो टेंशन वंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप हमारे भाई हो, दोस्त हो। चलो इधर देखते हैं, फिर आगे करते हैं भाई। क्या इसका अर्थ है कि ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं, ठीक है। और यहां पर है अन्य ग्रह, 4 ग्रह जो अन्य 4 ग्रह किससे बने हैं, गैस से बने हैं। अभी हम बता करके आए हैं। अन्य 4 ग्रह जो हैं, अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या जोबियन ग्रह कहलाते हैं। जो जोबियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह, ठीक है, बृहस्पति का मतलब विशाल। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम गैस से बना सघन वायुमंडल है इन पर। तो हमने आपको बता दिया कि इन सब पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना सघन वायुमंडल है, वहां पर पाया जाता है। आगे है, सभी ग्रहों का निर्माण लगभग एक ही साथ हो गया था। यह बात हमने कल की क्लास में भी समझाया था, आप ये सब जानते रहिएगा। प्लूटो को ग्रह मानते थे, लेकिन इसको 2007 में हटा दिया गया था, सॉरी 2006 में
आगे है हम लोग बात करते हैं ग्रहों के निर्माण के बाद होने वाली घटनाएं, है ना, ये भी हम समझा करके आगे हैं। जब ग्रह बन गया था तो क्या हुआ, ग्रह बनने के बाद देखिए पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप थे। पार्थिव ग्रह का मतलब वही बुध शुक्र बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। तो ये पार्थिव ग्रह जो थे वो तारे के बहुत समीप थे, मतलब सूर्य के बहुत समीप थे, और सूर्य के समीप होने के कारण वहां पर क्या हो गया, तापमान अत्यधिक था, और अत्यधिक मतलब तापमान होने के कारण वहां से जब सौर किरणें निकली तो सौर किरणें उनको क्या कर गई, उड़ा दी गई। तो यहीं पर देखिएगा, अच्छा तापमान बहुत ज्यादा होगा अगर कहीं पर, जैसे देखिए पानी का अगर तापमान बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये पता है कि पानी कभी जम नहीं सकता है। और पानी कब जमता है, पानी कब बर्फ बनता है, जब उसका तापमान कम होता है। ठीक यहां पर भी जब ये सारे पार्थिव ग्रह जो थे, जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल की, ये लोग भी कहां थे, ये सब ग्रह भी जो हैं सूर्य के बहुत नजदीक थे। तो सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा था, इसलिए इनका भी तापमान बहुत ज्यादा हो गया, और यहाँ तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण जो हाइड्रोजन गैस थे उनका संघनन नहीं हुआ, और वो क्या हो गए, उड़ गए ना, हल्के हो गए। क्योंकि जब कोई चीज सूखेगा तो हल्का होगा, और जब हल्का हो गया तो एक तो यही था कि घनीभूत नहीं हो पाए, और जोबियन ग्रहों की रचनाकृत अपेक्षाकृत दूर थी, मतलब जोबियन ग्रह बहुत दूर थे, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस घनीभूत हो गए, घनीभूत का मतलब पास पास आ गए, और लेकिन यहाँ पर क्या थे, ये पार्थिव ग्रह पर दूर दूर हो गए। आगे है सौर वायु, सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि सूर्य के पास ज्यादा शक्तिशाली था और वहां पर नहीं था। तो ये सारी चीजें हमने आपको समझा दिया। पार्थिव ग्रहों के छोटे, ये तीसरे पॉइंट में मैंने आपको समझाया था, पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो हमने कहा था कि पार्थिव ग्रह बेचारे थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी रहें, और उधर के जो रहें बाहरी ग्रह जो थे वो बड़े बड़े थे, इसलिए उनके पास ज्यादा बल रहा, तो उनसे ज्यादा बल से पकड़े रहे, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था, और यहाँ पर पार्थिव ग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण बल कम था, इसलिए वो लोग इन सब चीजों को पकड़ नहीं पाए, और मतलब गैसों को, और गैस क्या हो गए, उड़ गए। आगे देख लेते हैं, अब अगली बात करते हैं। ये सब सारी चीजें हमने आपको समझा रखा है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। ठीक है, एक वैज्ञानिक महोदय थे, चंद्रमा के बारे में दो स्टेटमेंट कही जाती है। वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तर्क लगाए हैं। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति अलग तरीके से हुई है, और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि नहीं, चंद्रमा की उत्पत्ति अलग तरीके से हुई है। एक वैज्ञानिक महोदय है, हम उन वैज्ञानिक महोदय का नाम जरूर लेंगे यहाँ पर, है ना। क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप प्लीज, आप लोगों में से जो लोग भी देख रहे हो क्लास को, आप एक बार जरूर आप हमें क्या करेंगे, अपना मैसेज छोड़ देंगे, आप हमें कह देंगे, बता देंगे कि सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, इधर देखते हैं, हम चंद्रमा के बारे में कहानी सुनते हैं, और इसमें हम एक आपको बता देते हैं कि एक भाई साहब हैं, वैज्ञानिक हैं, सर जॉर्ज डार्विन। हम इनकी कहानी को सुनाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक है, देखिए सर जॉर्ज डार्विन, ये जॉर्ज डार्विन साहब थे, तो इन्होंने क्या कहा था वो सुनते हैं, है ना, मजे वाली कहानी। देखो सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि भाई, कब बताया था, 1838 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि देखो जो चंद्रमा था ना, चंद्रमा और पृथ्वी पहले एक ही पिंड थे, अलग अलग नहीं थे। जैसे आज चंद्रमा अलग है और पृथ्वी अलग है। अच्छा, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रशांत महासागर में गड्ढा कैसे हो गया, है ना, ये भी बताने वाले। और ये किसने बताया था भैया, सर जॉर्ज डार्विन। सर जॉर्ज डार्विन जो बता रहे थे कि प्रशांत महासागर में गड्ढा कैसे हो गया, आज हम वही बताने वाले हैं आपको, है ना। हालांकि आगे चल करके बताएंगे कि गड्ढा कैसे हुआ था, रियल में कैसे हुआ था, लेकिन आज हम बताएंगे किसके बारे में, सर जॉर्ज डार्विन ने बताया था कि प्रशांत महासागर में गड्ढा हुआ है ना, सबसे ज्यादा गहरा जो मतलब स्थान है, तो ये इन्होंने बताया है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इधर देखिएगा, तो सर इन्होंने क्या कर रखा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इन्होंने कहा कि भैया जब एक बहुत बड़ा पिंड था, ऐसे देखिएगा, मैं थोड़ा सा इनको ऊपर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझा सके। ठीक है, यहां देखते हैं, इन्होंने सर जॉर्ज डार्विन ने कहा कि भैया देखो चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। लोगों ने इनसे पूछा कि भैया चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, सब लोग सोच रहे थे, सब सारे वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि भैया चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सर जॉर्ज डार्विन कहे भैया हम बताएंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। लोगों ने कहा चलो बताओ। तो इन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले क्या था, एक ही पिंड था, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले लोगों ने कहा कि भैया इन्होंने कहा कि एक ही पिंड था, ऐसे पूरा का पूरा एक ही पिंड है ना। ठीक है, तो पूरा का पूरा पिंड एक ही था। ये कौन बता रहे भाई, जॉर्ज डार्विन बता रहे हैं कि पूरा का पूरा पिंड एक ही था। पूरे के पूरे पिंड ये सब चल रहा था, अचानक से इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन कैसे होने लगा देखिएगा, ये पूरा पिंड एक था, दिख रहा होगा, हाँ, तो ये पूरा पिंड एक था, और ये फिर आगे चल करके ये डंबल के जैसा बनने लगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा एकदम अच्छे से, ये कैसे बनने लगा भाई, डंबल के आकार का ये बनने लगा, ऐसे। ठीक है, ये बात आप ध्यान से सुनो, ये डमरू के आकार का बनने लगा ऐसे। ये पहले एक ही पिंड था,
और वही एक पिंड धीरे 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 क्या बनने लगा, डंबल के आकार का बनने लगा, डमरू के आकार का बनने लगा। और ये जब फिर डमरू के आकार का बनने लगा तो ये फिर धीरे धीरे आगे चल करके धीरे 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 आगे चल करके ये फिर क्या हो गया, यही बिचवा में से टूट गया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यही बिचवा में से ये क्या कर गया, टूट गया। और जैसे ही टूटा तो टूट करके एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। बोलो बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। तो एक जो बड़ा वाला डंबल था, जो बड़ा वाला भाग था, उसे हमने पृथ्वी कह दिया। जो बड़ा वाला था उसको हमने पृथ्वी कह दिया। चलो हम इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ताकि आप इसको समझो। आप ये जो छोटा वाला था इसको हमने चंद्रमा कह दिया। ये कौन बता रहे हैं भैया? ये बता रहे हैं सर जॉर्ज डार्विन साहब बता रहे हैं। ये जॉर्ज डार्विन साहब बता रहे थे कैसी बातें हुई थी, लेकिन ये बात सही नहीं है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन भाई एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा चर्चा तो करेंगे ना, है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसे चल रहा था, पूरी पृथ्वी एक थी, पूरा सब एक भाग था, लेकिन ये फिर आगे चल करके काफी समय के बाद, काफी वर्षों के बाद, कई वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद ये फिर क्या हो गया, डंबल के आकार का बन गया। और डंबल के आकार का बनने के बाद फिर इसमें से क्या हो गया, ये टूट गया। और टूट करके एक भाग अलग हो गया, एक भाग अलग हो गया। जो भाग ये छोटा वाला अलग हुआ, ये फिर इसी बड़े वाले भाग का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनना, ढिंचक ढिंचक, ऐसे बन गया चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। ये कौन कहा? सर जॉर्ज, है ना, डार्विन साहब ने। लेकिन अब हम कहानी को सुनते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और इन्होंने एक बात और भी कहा, और वो क्या कहा? कहा कि जहां से ये चंद्रमा टूटा था ना, इन्होंने यही बतिया कहा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा एकदम अच्छे से। इन्होंने कहा कि जहां से ये चंद्रमा टूटा था, चलो ये थोड़ा सा छोटा हमने बना लिया। इन्होंने कहा कि ये जहां से चंद्रमा छोटा वाला भाग ये टूटा था, इसी छोटे वाले भाग जहां से ये टूटा था, वही क्या हो गया, प्रशांत महासागर बन गया था। समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं? यस या नो बोलिए। इन्होंने क्या कहा? किसने कहा भाई? किसने कहा? सर जॉर्ज डार्विन ने कहा कि जहां से ये पृथ्वी के जिस भाग से ये टूटा था, चंद्रमा जिस भाग से टूटा था, क्योंकि टूट करके अलग हुआ होगा। जैसे अगर हम लोग क्या करें, यहां पर ये मेरी हथेली, ये हाथ है, अगर हाथ में से हम कुछ मांस को निकालें तो मांस को निकालेंगे तो यहां गड्ढा हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? गड्ढा हो जाएगा। मांस को अगर हम निकालेंगे भाई तो गड्ढा हो जाएगा अंदर ना। ऐसे ही यहां कह रहा, इन्होंने जॉर्ज डार्विन ने कहा कि जब यहां से क्या हुआ, यहां से ये चंद्रमा ये टूट करके जब अलग हुआ तो वहां पर गड्ढा हो गया, और जहां गड्ढा हुआ वही आज है प्रशांत महासागर। समझ में आई ना? ये किसने कहा? सर जॉर्ज डार्विन ने कहा था। सर शुरू की कुछ ग्रेविटी है, सर सूर्य की कुछ, अच्छा सूर्य की कुछ ग्रेविटी है और पृथ्वी की ग्रेविटी है, पर क्यों आकर्षण नहीं कर पाती सूर्य पृथ्वी को? अच्छा अच्छा, चलिए। इन्होंने सुधाकर भैया जी आप पूछ रहे हैं कि सूर्य की कुछ ग्रेविटी है और पृथ्वी की भी कुछ ग्रेविटी है, सही बात है। तो आपने कहा कि फिर इसको क्यों आकर्षित नहीं कर पाती पृथ्वी, मतलब सूर्य पृथ्वी को क्यों नहीं आकर्षित कर पाती? ठीक है, समझते हैं इस बात को। देखिए सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि, है ना, जब अगर हम क्या करते हैं ना, जैसे अभी यहाँ तो कोई बच्चा है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। और घर पे कभी ट्राई करने का मन करे किसी छोटे छोटे बच्चों के साथ तो आप ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि कोई बच्चा यहाँ पर, कोई हमारे जितना ही रहे, जितना बल हमारे पास है उतना ही बल उसके पास रहे, और दोनों लोग, हम लोग हाथ ऐसे पकड़ लें, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, दोनों लोग हाथ ऐसे पकड़ लें एक दूसरे को, और उसके बाद हम क्या करें, वो व्यक्ति अपनी ओर खींचे और हम अपनी ओर खींचे। तो आपने देखा होगा कभी कभी गांवों में कुछ लोग, कुछ बच्चे छोटे छोटे ऐसे पकड़ करके, वो हाथ उधर पकड़े रहेगा, ऐसे लटका रहेगा, और हम हाथ पकड़ के ऐसे लटके रहेंगे, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और ऐसे खींचते हैं अपनी ओर। तो जब ऐसे खींचे रहेंगे ना, वो अपनी ओर उतना ही बल से खींचेगा, आप भी अपने ही बल से खींचेंगे, जितना दोनों लोगों का बल बराबर होगा, तो आप लोग गोल गोल ऐसे घूमने लगेंगे, गोल 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 ऐसे घूमने लगेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? ऐसे गोल 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 घूमने लगेंगे। तो यही चीज सूर्य और पृथ्वी के साथ भी है। सूर्य और पृथ्वी के साथ भी यही काम है कि जितना बल ना, जितना बल से क्या कर रहा है, जितना बल से सूर्य अपनी ओर खींच रहा है पृथ्वी को, उतना ही बल से पृथ्वी भी अपनी ओर जा रहा है, पीछे है ना, अपना बल लगा रहा है। इसलिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमना शुरू कर दिया। बात समझ में आई ना भैया? ठीक है। तो इस तरीके से अब आप ये कहेंगे कि सर आपके मन में एक डाउट और होगा, या कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो उनके मन में भी एक डाउट रहेगा, मैं उसको भी क्लियर अभी कर देता हूं, क्योंकि ये डाउट आपके मन में ना रह जाए या किसी के भी मन में। देखिए सबसे पहली बात तो आप लोग ये कहेंगे कि भैया पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सूर्य से कम हो सकता है। बात सही है, लेकिन एक बात बताइएगा, आप ऐसे समझिए। देखिए हम इसको ऐसे समझते हैं, भाई मान लो कि ये बड़ा वाला चुंबक है और ये क्या है, छोटा वाला चुंबक है,
ये रिमोट जो है छोटा वाला चुंबक है, और सॉरी ये माउस जो है ये छोटा वाला चुंबक है, और ये रिमोट जो है बड़ा वाला चुंबक है। अब सोच करके देखिए कि अगर हम दोनों को ऐसे कुछ दूरी पर रखें, ऐसे कुछ दूरी पर रखें, है ना, तो कभी चुंबक को रख करके देखिएगा, एक चुंबक ऐसे ले लीजिएगा और इधर क्या करिएगा, एक लोहा या कोई पत्ती ब्लेड वगैरह रख लीजिएगा। तो आप ऐसे ऐसे करेंगे ना, ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये इधर उधर घूमता है। आप किए होंगे, सब लोग किए होंगे, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे लगभग सब लोग अपने बचपन में कर लेते हैं। तो जब इस चुंबक को इधर उधर करेंगे ना, तो ये भी थोड़ा इधर उधर घूमेगा। अगर बहुत दूर लेकर के चले गए ना, बहुत दूर लेकर के चले गए, तो ये नहीं घूमेगा, ये ऐसे रहेगा। लेकिन थोड़ा सा नजदीक लेकर के आएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे तो ये घूमेगा। अगर और नजदीक लेकर जाएंगे तो ये खींच लेगा। बात को समझिए, अगर और नजदीक ले जाएंगे तो इसका बल ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा। लेकिन यहां इतनी दूर पर है, तो इसका जो बड़ा वाला चुंबक है इसका बल थोड़ा सा कम लगेगा। तो जब थोड़ा सा कम लगेगा तो ये केवल ऐसे से घूम पाएगा, केवल ऐसे से मूव करेगा इधर उधर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो कमेंट करके बताइए। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, देखिए दोनों के पास ग्रेविटी है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन इधर देखिएगा, मैंने क्या कहा, लोहा भी तो चुंबक को अपनी ओर खींचेगा और चुंबक भी लोहे को अपनी ओर खींचेगा। तो दोनों को जब बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला अगर नजदीक कर देंगे तो वो इसको थोड़ा सा जल्दी खींच लेगा, इसको खींच लेगा। लेकिन अगर हम दूर कर दें तो इसका प्रभाव यहां तक नहीं पहुंच पाएगा या कम पहुंचेगा। जब कम पहुंचेगा तो कम खींच पाएगा, और इसका तो वैसे ही कम है, जब वैसे ही कम है तो ये इसको भी नहीं खींच पाएगा। तो बताइए समझ में आया कि नहीं है? यस या नो कमेंट कर दीजिए बस, यस या नो, हाँ या नहीं, बस इतना कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, फिर से समझिएगा। इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी भी ग्रेविटी है, इसकी भी ग्रेविटी है, ये मान लेते हैं ना। तो आप दोनों को ऐसे समझ लीजिए। तो ये अगर हम इसको बहुत दूर कर देंगे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां नजदीक कर देंगे तो इसका प्रभाव इसके ऊपर, है ना, इस माउस के ऊपर कम पड़ेगा। तो कम पड़ेगा तो केवल ऐसे हल्का हल्का ऐसे घुमा सकता है। लेकिन जब इसको हम नजदीक कर देंगे तो इसको खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इसका बल कम रहेगा। लेकिन इसी तरीके से सूर्य और पृथ्वी भी हैं, सूर्य और पृथ्वी की भी दूरी इतनी है कि सूर्य तो खींचना चाहता है लेकिन उतना ही बल ये भी लगा लेता है, तो केवल मूव कर लेते हैं, केवल मूव कर पाता है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया, बहुत बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बात को समझा पाया, थैंक यू। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि यहां पर पृथ्वी जो थी, पृथ्वी ने क्या कर रखा है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा यहां से टूट करके अलग हुआ। और इन्होंने बताया, सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि भैया जहां से चंद्रमा अलग हुई थी वहीं पर क्या हो गया, आज प्रशांत महासागर है। लेकिन ये बात जॉर्ज डार्विन साहब की गलत थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसके बाद और वैज्ञानिक जो आए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने, आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने कहा कि भैया डार्विन तुम इधर आओ। काफी समय के बाद बहुत सारे लोगों ने आया, बहुत सारे वैज्ञानिक खगोलविद आएंगे और वो क्या कहेंगे उनको समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोग बाद में आकर के उन्होंने क्या कहा उसको समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये डार्विन जो बोल रहा है ना गलत बोल रहा है। लोगों ने कहा अच्छा तब आप बताओ आप लोग। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा था कि पृथ्वी जब बन गई थी तो वो घूम रही थी, ढिंचक 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 चलकर चल रही थी। तब तक एक बृहस्पति के जैसा एक बड़ा सा पिंड, एक बड़ा सा पिंड बृहस्पति के जैसा, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी तो घूम रही थी अपना, चल रही थी, लेकिन एक बृहस्पति के जैसा बड़ा सा मतलब डग्गर जो था, बड़ा सा, अब आप उसको पिंड कहिए, है ना, बड़ा सा पिंड घूमते घूमते आया और क्या कर गया, पृथ्वी से टकरा गया। और जैसे ही पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी में से क्या हो गया, पृथ्वी का एक छोटा सा भाग टूट करके अलग हो गया। पृथ्वी टूट करके थोड़ा सा अलग हो गई, और जो टूट करके अलग हुआ वही भाग आज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या लिखा गया है, यही चीज यहां पर लिखा गया है। यहां पर देखिए इन्होंने क्या बताया था, सर जॉर्ज डार्विन ने क्या बताया था, प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे। कौन बता रहे भाई, जॉर्ज डार्विन ने बताया था कि एक ही पिंड थे, और वो पूरा पिंड डंबल के बीच में से पतला होता चला गया, किनारों पर चौड़ा होता गया और डंबल के आकार का हो गया, अंततः टूट गया, और टूट करके फिर क्या हो गया, चंद्रमा का निर्माण हो गया। ये भाई साहब इन्होंने बताया था। इनकी बात खत्म कर लेते हैं ना, इनकी बात खत्म करते हैं, इनको मारते हैं गोली, हटो बगल जाओ। अब आगे हम बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा प्रशांत महासागर वहां बन गया था, ठीक है, तो ये सब बातें नहीं आगे है। यद्यपि वर्तमान समय के जो वैज्ञानिक हैं इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, जो आज के। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दो पिंडों से हुआ, पृथ्वी घूम रही थी और एक बड़ा सा मतलब बड़ा सा पिंड आया और वो पृथ्वी से टकराया, तो पृथ्वी का कुछ भाग टूट करके अलग हो गया। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा था, जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है।
ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या ईपीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति किस सिद्धांत के तहत हुई थी। तो आप ये याद रखेंगे द बिग स्प्लैट, है ना, द बिग स्प्लैट। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा द बिग स्प्लैट क्या था कि जब दोनों टकराए हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है इन्होंने देखिए कि यहां पर क्या बताया था कि मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार का कोई पिंड था जो इससे टकरा गया था और फिर वो घूमने लगा था। तो ये सब आगे करते हैं, इनको क्यों टाइम पास करना, है ना, 10 बजने वाला भी है तो टाइम पास नहीं करना, है ना। यहां पर बात करते हैं पृथ्वी का उद्भव, है ना। तो थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं। क्लास पता नहीं कितने टाइम का हुआ, आई हैव नो आइडिया। मुझे अरीफ साहब 1.5 घंटे का हो गया यार सर। ब्लर दिख रहा है, अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं लग रहा है ना वो लॉक नहीं किया था, सॉरी। तो मैं लॉक कर देता हूं ताकि आपका ये हो जाए और मैं अभी इस चैप्टर को खत्म कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब पृथ्वी का उद्भव से आप मतलब पृथ्वी जब हुआ, अब थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी समझा लेते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज ये खत्म हो जाएगा, बस पक्का है 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए जब पृथ्वी बन गई तो पृथ्वी बनने के बाद कहानी को बस सुन लीजिएगा और ये पीपीटी आप देख लेंगे, मैं फटाफट वैसे ही दिखा दूंगा। जब पृथ्वी बन गई तो पृथ्वी बनने के बाद ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब पृथ्वी बन गई तो पृथ्वी चूंकि सब उस समय क्या था, दहकती हुई आग थी पृथ्वी पर, पूरा का पूरा ज्वाला था, सब जल रहा था, धू 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 करके बहुत ज्यादा तापमान था। तो फिर हुआ क्या, हुआ ये, ध्यान से सुनिएगा, हुआ ये कि जैसे ही पृथ्वी जब बन गई तो पृथ्वी से जब धुआं निकल रहा था, यानी आप देख रहे हैं कि जब पृथ्वी जलती हुई एकदम ध्वंद था, बहुत ज्यादा उसका तापमान था, तो इससे बराबर क्या निकल रहे थे, बराबर बराबर क्या निकल रहा था, बराबर बारी 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 से क्या निकल रहा था, सब हम उसको बोल सकते हैं ये ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा था। और जब आप जानते हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय क्या क्या निकलेंगी चीजें, ठीक है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो क्या क्या चीजें बाहर निकलेंगी आपको, ओहो चल क्या कट गया, कोई बात नहीं। तो ज्वालामुखी का उद्गार होने लगा और जैसे ही ज्वालामुखी का जब उद्गार होने लगा तो आप यहां पर देखिए ज्वालामुखी के उद्गार के समय जैसे ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार होने लगा तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय गैस भी निकली। अब इंपॉर्टेंट है, पानी कहां से आएगा ये जान पाएंगे आप, ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा ठीक है, पानी कहां से आएगा अब ये जान पाएंगे। तो जब ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी उद्गार है, ध्यान में रखेंगे, मैं यहां पर बना दे रहा हूं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार, तो ज्वालामुखी उद्गार है। तो जब ज्वालामुखी निकलने लगा तो उससे क्या हो गया भाई, ज्वालामुखी बड़ाम से ऐसे निकल रहा है तो गैस भी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, गैस बनना शुरू, ठीक है। तो जब गैस निकला पृथ्वी के चारों ओर गैस होगा, क्यों, क्योंकि भाई गैस निकल रहा है। तो जब गैस निकल रहा है, क्योंकि गर्म चीजों से तो गैस निकलेगी ही निकलेगी, है ना, सब निकल रहा था तो गैस निकलना शुरू हुआ। गैस के साथ साथ अब जब, अच्छा एक चीज और देखिएगा, जब गैस निकलता है तो इसके साथ वाष्प भी निकलती है। क्या निकलती है, वाष्प। ये चीज आप ध्यान से सुनिएगा, गैस के साथ साथ क्या निकलने लगा, वाष्प निकलने लगा। तो अब क्या हो गया कि धीरे 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 जब बहुत सारा वाष्प निकला, ऐसे धीरे धीरे गैस निकलने लगी, वाष्प निकलने लगा, गैस निकलने लगा, ऐसे हजारों साल, करोड़ों साल, लाखों साल ऐसे चलता रहा चलता रहा। अंत में ये जो वाष्प निकला था ना, ये वाष्प में धीरे 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 संघनन होने लगा। देखो पहले तो गैस यहां पर था, गैस निकलने लगा, तो कौन कौन सी गैसें निकल रही थी, कौन कौन सी गैसें निकल रही थी, नाइट्रोजन गैस निकल रही थी। कौन सी गैस, नाइट्रोजन। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे, कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस के साथ अन्य गैसें भी निकल रही हैं, ध्यान में रखिएगा, मैं इधर बना दे रहा हूं। तो ये जो गैस निकल रही है ना, चलो यहां यहीं पे लिख देते हैं नाइट्रोजन। कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन गैस निकल रही है। और नाइट्रोजन गैस के साथ साथ अन्य गैसें भी थोड़ी मात्रा में निकल रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है बहुत कम मात्रा में निकलेगी, ध्यान में रखिएगा, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन निकलेगा। क्यों, अब उसके रीजन को भी समझते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस ज्यादा निकल रहा था, कुछ एकाध गैस और थी जो ज्यादा मात्रा में निकल रही थी। अब क्या था कि जब ये इस तरीके से गैस भी निकलने लगा और वाष्प भी निकलने लगा, तो आगे चल करके लाखों करोड़ों साल के बाद इस गैस में क्या होने लगा, अब देखिए वायुमंडल का निर्माण होगा, क्योंकि गैस बनने लगा तो वायुमंडल का निर्माण होगा, तो वायुमंडल बनने लगा। अब फिर यह क्या हो गया कि भैया इस गैस में क्या हो गया, वाष्प जो था, वाष्प धीरे धीरे संघनन होने लगा। संघनन का मतलब होता है कि जो वाष्प थे जो पहले बहुत ज्यादा गर्म थे, हम कह रहे हैं अभी पृथ्वी के नीचे था तो ज्यादा गर्म था क्योंकि वहां पर धधक रहा था, लेकिन जब ऊपर पहुंच गया तो यहां पर तापमान कम है, और जब तापमान कम है तो धीरे धीरे ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो जो पानी जो वाष्प बन करके गया है अब वो धीरे धीरे पास में आएगा, और जब धीरे धीरे पास में आएगा तो क्या बनेगा, संघनन के बाद, संघनन से क्या बनता है, बादल बनता है, बादल। और जब ये बादल बनेगा
तो फिर क्या होगी, क्या होगी, गाना बजेगा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, तो फिर क्या होगा, पृथ्वी पर बारिश होना शुरू हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई मेरी कि नहीं समझ में आई, ये बात सही समझ में आया कि नहीं है, यस या नो। आप लोगों में से जो लोग भी एक दो लोग देख रहे हैं, आप मुझे बस ये बताइए कि ये बात आपको समझ में आई, यस या नो, कमेंट करके बताइए, है ना, कमेंट करके बताइए यस या नो। भाई सीधी सी बात है, गैस भी निकल रहा है, इस गैस से क्या हो गया, वायुमंडल का निर्माण हो गया। भाई ये वायुमंडल है, यहां देख लीजिए वायुमंडल है, तो ये वायुमंडल का निर्माण हो गया, लेकिन साथ ही साथ जो वाष्प निकल रहा था, वाष्प से क्या हो गया, वाष्प निकल रहा था लेकिन ऊपर गया, चूंकि पृथ्वी तो धधक रही थी, उसमें तो आग था सब, लेकिन ऊपर जब गया वाष्प तो यहां पर धधक तो नहीं रहा था, कम तापमान था, तो यहां कम तापमान था तो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, और जब ठंडा होने लगा तो फिर क्या हो गया, वाष्प संघनन, यानी वाष्प का संघनन हुआ, और संघनन होकर के फिर इसने क्या बना लिया, बादल, और बादल बना करके इसने क्या कर रखा, बारिश करा दिया। यस या नो, कमेंट करिए भाई। भाई 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 मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं। पहले ये बताइए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से ये बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा, है ना, ये बात बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में आनी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इससे कंफ्यूज ना, बहुत सारे लोग इससे सर ब्लर दिख रहा है, यस सर, ठीक है, थैंक यू, चलिए आपने कह दिया। तो ये बादल क्या थे भाई, संघनन हुआ, और संघनन से फिर बादल बारिश होने लगी, फिर यही प्रक्रिया धीरे धीरे चलने लगी, और ना कई सालों तक ऐसे चलती रही, और बहुत ज्यादा ऐसे। अब जब बारिश होगी तो सोचिए, बारिश होगी तो जहां थोड़े बहुत पृथ्वी पर क्या होंगे, गड्ढे होंगे, जहां पर ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है या कहीं पर थोड़े बहुत गड्ढे उड्ढे होंगे, वहां पर क्या होगा, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, पानी इकट्ठा होगा, धीरे धीरे पानी एक एक जगह आने लगा, और जब पानी एक एक जगह इकट्ठा होने लगा तो इस पनिया को इकट्ठा होने से धीरे धीरे इसी पनिया में जीव जंतु आने लगे। भैया क्या आने लगे, जीव जंतु आने लगे, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई, जीवन की उत्पत्ति कहानी शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यस या नो। तो यहीं से क्या हो गया, जीवन की उत्पत्ति शुरू हो गई। तो पूरी कहानी आप शायद समझ गए होंगे, ध्यान में रखिएगा। तो यहां वायुमंडल के अनेक परत बनेंगे धीरे धीरे, और यहां से फिर क्या होगा, बहुत सारी चीजें, है ना, इस तरीके से हो गए। एक चीज और मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों में से हो सकता है कि आप लोगों के मन में ये चले कि सर ये बता दो कि पृथ्वी पर इतने सारे परत कैसे बन गए, है ना। एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, और तब ताकि कल की ये क्लास में ज्यादा समझाना ना रहे, मुझे ये बताना ना रहे, एक चीज और बता देते हैं यहां पर, और फिर इसके बाद हम आगे फिर क्लास को खत्म कर लेंगे, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, ओफो सिट, और चलो यहां आ जाओ, अच्छा यहां पर ना लेते हैं भाई, 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, और तब फिर हम वहां पर अपने वापस आ जाते हैं। वो सारी चीजें हमारी लगी रहेंगी, उसमें स्लाइड कटा नहीं है कुछ, आप ध्यान में रखिएगा, कुछ भी नहीं कटा है, आपको बस यहाँ पर देखना है, समझना है, और इस चीज को समझ लेना है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, हमने ये कहा कि जब धीरे धीरे क्या हो गया, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी का उद्गार, है ना, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, ये पृथ्वी है, और चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पृथ्वी बना लिया, और पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है, ये ज्वालामुखी यहाँ से निकल करके जा रहा है सब, ये ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है ऊपर। तो यहाँ से क्या निकला भाई, गैस भी निकल रही है, गैस भी निकल रही है, और वाष्प भी निकल रहा है। तो ये गैस क्या बना लेगा, वायुमंडल बनाएगा, वायुमंडल, ये वायुमंडल बनाएगा, और वाष्प क्या बनाएगा, बादल बनाएगा, है ना। चलो वाष्प के लिए इधर लिखते हैं, तो वाष्प क्या बनाएगा, बादल बनाएगा, और जब ये बादल बनाएगा तो फिर क्या होगा, बादल, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, यानी वर्षा शुरू हो जाएगी। अब देखो वर्षा शुरू हो गई ना, एक चीज यहां पर तो ये बात हमने समझ रखा है, लेकिन अब एक चीज और समझना है आपको, वो समझ लीजिएगा। आप लोग ये कह सकते हैं कि सर ये बताओ कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी परतें हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी के अंदर अनेकों परतें हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर अनेकों परतें हैं। एक परत क्या है, सबसे पहले यहां पर जो परत है, यहां पर सबसे ऊपर जो परत है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी पर अनेक परतें हैं, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और यहां पर हम क्या बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए, अगली क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे। अच्छा सुधाकर भैया जी आप कह रहे हैं कि यही पूछने वाले थे, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए हम आपके पूछने से पहले ही हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो अच्छी बात है,
मेरे लिए। तो यहां पर क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि भैया तब परत कैसे बन गई। सीधी सी बात है, आप ऐसे समझिए कि जब यहां पर पृथ्वी क्या था, पृथ्वी चोटा की जैसी थी। हमने शुरुआत में ही बताया था कि जब पृथ्वी बनी थी तो बहुत ज्यादा तापमान था, सब थोड़ा सा द्रव अवस्था में था, एकदम द्रव नहीं बल्कि आप उसको कह सकते हैं थोड़ा गाढ़े रूप में था। कैसे रूप में था? गाढ़े रूप में, है ना, गाढ़ा था। तो जब गाढ़ा था, तो जब कोई चीज गाढ़ा रहेगा, आप समझिएगा इस बात को कि अब अगर हम उसमें क्या करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे पत्थर है ना, जैसे सोना है, लोहा है ना, कुछ चांदी है। तो अब अगर मैं यहां आपको कोई गाढ़ा चीज दे दूं, आप समझिएगा ऐसे, मैं कोई गाढ़ा चीज दे दूं और उसमें मैंने आपको दो तीन चीजें दे दिया। एक मैंने दे दिया, क्या दे दिया, एक सोना दे दिया, थोड़ा सा सोना, एक मैंने दे दिया लोहा, है ना, ऐसे मैंने दो तीन चीजें दे दिया, एक मैंने दे दिया चांदी या फिर कोई और चीज ले लीजिए, तो है ना, ऐसे इस तरीके से। अब एक बात बताइएगा, इसमें अगर हम इसमें सोना को भी डाल दें इस गाढ़े चीज में और लोहे को भी डाल दें, है ना, दोनों को डाल दें, तो कौन जाकर के नीचे बैठेगा और कौन ऊपर रहेगा? सीधी सी बात है, जो ज्यादा वजन रहेगा वो जल्दी से कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो लोहा ज्यादा वजन होता है, ये चला जाएगा कहां? नीचे बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोहा ज्यादा वजन होता है इसलिए जाकर के नीचे बैठेगा, लेकिन ये सोना जो है ये हल्का रहेगा तो ये बाद में पहुंचेगा, और जब बाद में पहुंचेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जितने भी हल्के पदार्थ थे, जो हल्के पदार्थ थे, जो भारी पदार्थ थे, जैसे लोहा भारी पदार्थ था, निकिल भारी पदार्थ था, है ना, लोहा और निकिल, कौन कौन सा भाई? लोहा और निकल, है ना, लोहा और निकल। ये निकल आप इसको बोल सकते हैं, लोहा और निकल ये दोनों भारी पदार्थ थे, तो ये कोर में आ गए, और यहां पर जो हल्के पदार्थ थे वो यहां रह गए, है ना। तो यहां पर था, यहां पर सिलिकॉन था और एल्युमिनियम था, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो ऊपर ये हल्के पदार्थ थे इसलिए ऊपर रह गए, और यहां पर मेंटल में क्या हो गया? मेंटल में बोलिए, मेरी बात समझ में आई? इसलिए कई परतें यहां पर बन गई। तो बोलिए डॉक्टर भैया, आप बताइए कि ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। इसलिए कई परतें बन पा रही हैं, कैसे कई परतें बन पा रही हैं, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि कई परतें क्यों बन पा रही हैं, कैसे बन पा रही हैं, हमें ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अ, ये बात समझ में आई, यस या नो? मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, आप बोल दीजिए, और उसके बाद कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो बोलिए 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 भाई, यहाँ पर ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे धातु जो बड़े थे, जो ज्यादा वजन थे वो नीचे चले आए, जो ज्यादा भारी थे वो नीचे चले आए, और जो उससे हल्का था वो और ऊपर रह गया, जो उससे हल्का था वो और ऊपर रह गया। इस तरीके से पृथ्वी पर क्या हो गई? कई परतें बन गई, है ना। और पृथ्वी पर ये कई परतें जो बन रही है ना, ये पृथ्वी पर जो कई परतें बन रही है ना, इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी पर ये जो कई परतें बन रही है, आवाज अगर कहीं से कट जाएगा तो बताइएगा, क्योंकि ये माइक अभी गिर गया था, तो हम यहाँ फिर से लगा लेते हैं। आप मुझे बताइए कि पृथ्वी पर ये जो कई परतें बन रही है, पहले ये बात समझ में आएगी नहीं? यस या नो कमेंट कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप उसको देखिए, है ना। यहाँ पर ये चीज दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हो गया कि भाई ये सब बन गया, है ना, बाहरी वायुमंडल से करोड़ तक जाने पर देखिए यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा गया। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी, जिसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। शुरुआत में हाइड्रोजन और, सर आवाज सही नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, यही मैं पूछ रहा था ना, मैं सोच रहा था कि इसी बात को मैं पूछ लूं कि आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही। आवाज सही आ रही है अब? अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं समझ गया, इधर से होगा ना। हेलो, आप बताइएगा सही आ रही है? सुधाकर जी आप बताइएगा कि आवाज अब सही आ रही है? अच्छा, सर आवाज सही नहीं आ रही है, और सीमा क्या है? अच्छा, सिलिकॉन और मैग्नीज है भाई, है ना, सिलिकॉन और क्या है? मैग्नीज है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये तत्व हैं, जैसे क्या होता है, सोना होता है, चांदी होता है, ऐसे ही यहाँ पर जो शुरुआत में हमने आपको बताया, ये सभी जो है ये क्या है? तत्व है। ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्या है? तत्व है। ये सभी क्या है? तत्व है ना। ये सभी कौन से हैं? तत्व है। सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, और यहाँ पर क्या है? लोहा है और निकल है। ठीक है, ये सभी तत्व है। जी सर, आवाज सही है अब, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई।
तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये चीज आप हमें पता होना चाहिए। और आज की ये क्लास वास्तविकता में काफी शानदार रही होगी। अगर आप लोग रियल में इसको पढ़े होंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको बहुत चीजें समझ में आई होंगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको हम यहाँ पर जो बता रहे थे इसको हम समझ लेते हैं। और ये सुधाकर जी आपका जो भी छूटेगा वो अगले चैप्टर में आएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में हम इसी पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो पृथ्वी पर कैसे पानी आया, बात आज हमने बता दिया। पृथ्वी पर कैसे वायुमंडल बनी, ये भी मैंने बता दिया। सारी चीजों को मैंने बता दिया, तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। वीरान था, सब चीजें थी, चट्टानी था, और पृथ्वी ऐसे परिवर्तित कैसे हो गया, तो ये सब सारी चीजें हमने आपको समझा दिया। आगे है पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई, तो आप इससे कहेंगे कि पृथ्वी पर परतदार संरचना इसलिए विकसित हुई क्योंकि क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है अनेक प्रकार के धातु पाए जा गए हैं, जिनका घनत्व अलग अलग था, इसलिए अलग अलग परतें बन गई। आगे हम बात कर लेते हैं ग्रहाणु, एक दूसरे के खगोल, जिसे ये सब चीजें हमने आपको पहले ही समझा दिया था ग्रहाणु के बारे में, तो ये सब चीजों के बारे में यहां समझाने की जरूरत नहीं है। एक चीज बताने की जरूरत है, और वो क्या है, विभेदन है ना। एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको हम बताएं कि विभेदन है। तो ये विभेदन है, विभेदन। विभेदन का मतलब क्या होता है, वर्ड को आप समझ लीजिएगा, बस इसी को समझाना था मुझे, ताकि मैं ये सोच रहा था कि ताकि आपको बता दूं। ये पृथ्वी की जो विभिन्न परतें बन रही हैं, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो अलग अलग परतें बन रही है ना, इन अलग अलग परतों के बनने को ही हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर अलग अलग परतें बन रही हैं, यहां पर क्या बन गया, क्रस्ट बन गया, यहां पर क्या बन गया, मेंटल बन गया, और यहां पर क्या बन गया, यहां पर कोर बन गया। तो ये जो अलग अलग परतें बन रही है, इसी अलग अलग परतों को बनने को ही हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग परतें कब बनी, दो बार बनी थी। एक तो जब पृथ्वी जब बनी थी, तो पृथ्वी जब आई थी, बन करके आई थी, तो उस समय उसका तापमान बहुत ज्यादा था। तो उस समय क्या हो गया कि भाई जो भारी तत्व थे, जैसे लोहा था, निकेल था, वो सब नीचे चले गए, तो और उससे जो हल्के थे वो ऊपर आ गए। और वही क्रिया चंद्रमा की उत्पत्ति के समय भी हुआ। जब चंद्रमा की उत्पत्ति के समय कोई एक बड़ा सा सोच करके देखिए कि अगर कोई हमें बहुत खींच करके गाल पर एक खींच करके तमाचा मार दे, तो देखिए गाल लाल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। या आप ऐसे ही हाथ पे ऐसे पीट करके देखिए, तो क्या होता है, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, ऐसे पीट करके देखिए, आपका हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाता है। बात मेरी समझ में आ रही है। तो ऐसे ही जब एक बड़ा सा पिंड आकर के पृथ्वी से टकराया, तो फिर से पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा हो गया, और फिर से विभेदन हो गया। तो पृथ्वी पर दो बार विभेदन हुआ। तो विभेदन का मतलब समझ में आ रहा है। विभेदन का मतलब है कि जो भारी तत्व थे वो नीचे बैठ गए, और जो हल्के तत्व थे वो धीरे धीरे ऊपर आने लगे। ये और इस तरीके से कई परतें बन रही हैं। तो पृथ्वी पर अनेक परतों के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई, यस या नो। ठीक है, तो यही सब सारी चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया, हमने बता दिया। यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। वायुमंडल व जल का विकास कैसे हुआ, तो हम लोग इसको आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज और हम आपको बताते हैं कि शुरुआत में सर अच्छा प्राप्त होगा, तो चलिए पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। आप वीडियोस के नीचे और हमारे जो है वीडियोस के नीचे मिल जाएगा, आप वहां पर देख लेंगे, इसका लिंक दे देंगे हम आपको। ये वायुमंडल और जल का विकास कैसे हुआ, तो भाई वायुमंडल का विकास कैसे हो गया ये भी हमने देख लिया। जल का विकास कैसे, जलमंडल का कैसे विकास हुआ ये हमने देख लिया। लेकिन अभी हमने शुरुआत में बताया था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस तो ज्यादा निकला था, ऑक्सीजन नहीं निकला था। ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में निकला था। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब बारिश होने लगी थी बहुत तेज से बारिश होने लगी, बहुत बारिश होने लगी, धीरे 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 बारिश की मात्रा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो यहाँ पर क्या हो गए, धीरे धीरे पेड़ पौधे भी उगने लगे, और उन पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना शुरू किया, और जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली गई। समझ में आया। तो शुरुआत में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, न के बराबर थी, बहुत कम थी, न के बराबर नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कम थी। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे जब बारिश होने लगी बहुत ज्यादा, धीरे धीरे बहुत बारिश होने लगी, क्योंकि बारिश कैसे हुई हमने ये बताया। तो जब बारिश होने लगी बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे यहां धरती पर छोटे मोटे पेड़ पौधे भी उगने लगे, और उन छोटे मोटे पेड़ पौधों के उगने के कारण क्या हो गया, ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण होने लगा, और प्रकाश संश्लेषण से फिर क्या होने लगा कि ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। तो ठीक है, मेरे पास फोन आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा, और मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया और काफी ज्यादा लंबी क्लास चल गई, तो अब इतनी लंबी क्लास नहीं देंगे, और कल हम आप मिलते हैं। आज की क्लास बस इतनी ही। हाँ बस आ रहे हैं, बस तुरंत बंद कर रहे हैं, आ रहे हैं तुरंत। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा रखा है, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रीन लगा दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर मैं कोई चीज छूट भी गया होगा तो आप उसको एक बार आप इसको अपनी सरसरी निगाह से देख लेंगे, पढ़ लेंगे।
ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर बगल हो गया हूं, आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पार्थिव ग्रह क्या है, कैसे कौन किसको हटाया था, क्या था, सबसे बड़ा ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखा है। और यहाँ पर ये हो गया चैप्टर खत्म। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई हमने ये भी समझा रखा है ना। और धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन हम कल क्या करते हैं, पहले इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा और चीजें कंठस्थ हो सके और समझ में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज की क्लास लगभग 2 घंटे की चल गई। तो बस आज इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं कल की क्लास में। और आप लोगों ने इतना समय दिया अपना, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियोस अच्छी लगी हो तो लोगों को भी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियोस पसंद आई हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अब बातें होते हैं नहीं बाद में। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि भाई अगर चैनल मतलब पसंद आए तो आप डेली लाइव आकर के पढ़ेंगे। और कितने बजे से लाइव हमारी क्लास चलती है, 8:30 बजे से शेड्यूल लगा हुआ है। कभी कभार हो सकता है अगर कहीं जाना होगा तो थोड़ा सा पहले आ जाएंगे, नहीं तो 8:30 बजे हम आपको क्लास देंगे, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। आज काफी देर हो चुकी है, तो अब बस यही करते हैं। थैंक यू।